तो एक छोटा सा मैं वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं शशि शेखर शर्मा सर को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आज उनकी पारी है। मैं सिर्फ यही प्रयास करता हूं कि आपके अंदर एक जज्बा, एक जुनून जगे, ताकि आप अपने दम पे, जी हाँ, अपने दम पे काम करने के लिए आप तैयार हो जाएं। It's the same old theme since nine। नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल काम। अगर खास बनना चाहते हो, जीवन में अपने दम पे कुछ करना चाहते हो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको मेहनत और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, चाहे नॉलेज चाहे फील्ड। ये जिंदगी सर इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। सफलता इतनी आसान नहीं है जितना दिखता है। इसके लिए खपाना पड़ता है अपने आप को। तो साथियों, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए एक ऐसी पर्सनालिटी को आप लोग के बीच में आमंत्रित कर रहा हूं, जो ग्रो टुगेदर टीम के पिलर है, टेक्नोलॉजी के मास्टर है। और उनका डेडिकेशन, उनका जोश, उनका जुनून, उनका समर्पण देखते बनता है। जब जब ग्रो टुगेदर टीम या हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनका सहयोग चाहते हैं, बिना कोई क्वेश्चन के, बिना कोई तर्क वितर्क के, हमेशा अपने टाइम देने के लिए तैयार रहते हैं। तो गर्मजोशी से स्वागत करेंगे नदर देन मिस्टर शशि शेखर शर्मा सर। प्लीज सर, आप आइए। और मैं चाहता हूं कि आकर आप थोड़ी सी अपने आप को रखिए कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस पैनल में आके, और अपनी बातों को रख के क्वेश्चन का आंसर देके। प्लीज सर, इस बात को पहले रखें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रमेश सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो इंटरनेट। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने सारे साउंड लोग हैं। थोड़ा देखेंगे सर, माइक सामने ले लेंगे प्लीज। एक यस सर। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग हैं और सुबह सुबह अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ये जैसे रमेश सर ने कहा, वास्तव में अगर आप में जुनून है तो लिटरली नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिकॉज जो साधारण सा बात है, इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल, तो डेफिनेटली यू कुड मेक इट पॉसिबल। तो अगर आप में वाकई में ज्ञान के लिए, ये जिज्ञासा को प्राप्त करने के लिए भूख है और तगड़ी भूख है, तो ओरिजिन आपके लिए एक माध्यम है जो आपकी भूख को पूरा कर सकता है। और फिर ओरिजिन के माध्यम से आप अपने और अपने समाज के सभी चीजों को भी पूरा कर सकते हैं। तो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, ये मेरा एक बहुत ही अच्छा लाइन है जो मैंने सीखा है। तो जो 8 बजे आज इतने सुबह में भी क्या कहते हैं जाग रहे हैं, सीखने की ललक में है, वो बिल्कुल कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। और आप ये ना सोचे कि मुझे प्राप्त करना है इसलिए आप जागृत हुए हैं। आपको कुछ सीखना है इसलिए आप जागृत हुए हैं, तो आपके पास सफलता जरूर आएगी। जो आमिर खान कहते हैं ना, कामयाबी के पीछे मत भागो, वो नॉलेज के पीछे भागो, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो कर्मठ रहिए, कर्तव्य करते रहिए, ये आपको कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। ये क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी कभी नहीं सोचता था कि मुझे इस तरह से जो रमेश सर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लीड करूंगा अभी इंडिया को एज अ टेक्नोलॉजी, जो थोड़ा बहुत पता चल रहा है मुझे। तो मैं निरंतर प्रयास करते रहा कि सीख सकूं, आज भी सीखने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो सीख रहा हूं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जी रमेश सर, थैंक ओवर यू टू सर। थैंक यू सर। हम पहला क्वेश्चन करेंगे सर, देश और क्रिप्टो को लेकर। एक पहला सवाल है, क्या भारत में क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समस्या ये है हमारे देश में, कि हमारे देश में मीडिया जगत में अब थोड़ी ये समस्या ठीक हो रही है कि एजुकेटेड लोग उतने नहीं है। एजुकेटेड का अर्थ मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। साक्षरता और क्या कहते हैं, साक्षर मतलब लिटरेट, और एजुकेटेड मतलब शिक्षित। शिक्षित और साक्षर में अंतर है। साक्षर का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है। परंतु शिक्षित वह है जो व्यक्ति क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग रखता है, तर्क को समझ सकता है, वो व्यक्ति शिक्षित है। अब हमारे देश में क्या होता है कि विदाउट नोइंग हाउ द ब्लॉकचेन इज वर्किंग, और अपने हिसाब से चीजों को मोड़ना, और अपने हिसाब से चीजों को गढ़ना, और सीधे सीधे तर्क दे देना कि बिटकॉइन बैन हो गया, क्रिप्टो बैन हो गया, ये हो गया, क्योंकि उनसे उनकी टीआरपी चलती है ज्यादातर लोग की। तो उसमें ये प्रश्न भी आता है कि भारत में बिटकॉइन लीगल है कि इनलीगल है। वो आज तक ये समझने का प्रयास नहीं किए, और इतने
140 करोड़ की जनता को भी ये समझाने का प्रयास नहीं किए कि टेक्नोलॉजी ही डिसेंट्रलाइज है। तो ना तो टेक्नोलॉजी को भारत ने शुरू किया है, भले हमारा देश है, ना तो इस टेक्नोलॉजी को भारत ने शुरू किया है, ना ही इस टेक्नोलॉजी को भारत बंद कर पाएगी, ना ही ये टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने शुरू किया है, ना ही इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका बंद कर पाएगी। तो अगर कोई चीज जिसकी शुरुआत यहाँ हुई नहीं है और जिसको कंट्रोल नहीं किया सकता है, उसके लीगल इनलीगल को थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। पहली बात तो, छोटा सा बात ये समझ लीजिए कि उदाहरण के लिए आप जमीन खरीदते हैं, जमीन की रजिस्ट्री करते हैं, तो उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं। अब जिसके ऊपर आप टैक्स देते हैं वो इनलीगल कैसे, वो तो लीगल चीज है। ठीक उसी प्रकार जब आप ट्रेड करते हैं, चाहे वो क्रिप्टो में ट्रेड करें, चाहे स्टॉक में ट्रेड करें, चाहे क्या कहते हैं फॉरेक्स पे ट्रेड करें, कुछ लीगल ब्रोकर के द्वारा, लीगल एक्सचेंज के द्वारा, और लीगल प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो अगर वहां पास टैक्स पटाया जा रहा है तो वो चीज इनलीगल नहीं होगी। सपोज यू आर परचेसिंग द क्रिप्टो एसेट लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, एलजीएनएस, व्हाटएवर। आपने जितने का भी अमाउंट लिया, फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख का आपने अमाउंट लिया आज, विद द हेल्प ऑफ आईएनआर, आपने आईएनआर से यूएसडीटी परचेस किया, डाई परचेस किया, व्हाटएवर। उस डाई के द्वारा या यूएसडीटी के द्वारा आपने एलजीएनएस ले लिया, बिटकॉइन ले लिया, इथेरियम ले लिया, कार्डेनो, सोलाना, सुई, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आपने कुछ समय के लिए होल्ड किया। होल्ड करना कुछ समय के लिए अर्थ ये है कि आप शॉर्ट टर्म होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म होल्ड करें या लॉन्ग टर्म होल्ड करें, अगर आपको उस पर प्रॉफिट हुआ है तो सरकार के नियम अनुरूप आपको उसमें 30% का टैक्स देना पड़ता है। और ये आपके, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, जो कि फाइल करना भारत के प्रत्येक नागरिक को आईटीआर फाइल करना है, और अगर आप क्रिप्टो में है तो ये तो आपको एकदम, इसको आप भूल ही छोड़ ही नहीं सकते, आपको आईटीआर फाइल करना ही है। सो आपके आईटीआर के 26 AS में वो दिखेगा। जब आपकी आईटीआर फाइल करने की बारी होती है जुलाई उलाई में, तो वहां पास आप आईटीआर फाइल करें और आपका टैक्स कटेगा। टैक्स कटने से पहले जो एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस हो गया आपका, कॉइन डीसीएक्स हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया, ये आपका टीडीएस काटते हैं। टीडीएस मतलब एडवांस में टैक्स काटते हैं, ताकि जब आप आईटीआर फाइल करें तो इसको सेट ऑफ किया जा सके। तो जब टैक्सेशन है, इसमें टैक्स कट रही है, तो लीगल एंड इनलीगल का प्रश्न नहीं होता है, ना ही तो ये पूरी तरह से लीगल है, ऐसा नहीं है कि इनलीगल है। हाँ, इसके ऊपर रेगुलेशन कैसे होंगे, क्या नियम अनुरूप होंगे, ये भारत सरकार अभी फैसला नहीं की है। इसके ऊपर ड्राफ्ट गया हुआ है, कई क्रिप्टो एक्सपर्ट, जिसमें वजीर एक्स से लेके क्वाइन डीसीएक्स से लेके जो भारत में बड़ी बड़ी कम्युनिटी है, उनके के द्वारा मंथन भी, और सरकार ने उनसे सजेशन मांगा है, ड्राफ्ट सबमिट हुआ है। तो लीगैलिटी इज और इनलीगल का सवाल नहीं है, रेगुलेशन का सवाल है। लीगल तो ऑलरेडी है, क्योंकि बेसिकली वी ऑल आर गिविंग द 30% टैक्स ऑन द प्रॉफिट। सो हाँ, भारत में क्रिप्टो लीगल है रेगुलेशन आने वाला है। जी सर। सर एक छोटा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। क्या हम क्रिप्टो इनकम से देश सेवा कर सकते हैं, देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं? क्योंकि दे- मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ हम ही इनकम नहीं करें, हम देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सहयोग भी करें। हमारी ये मंशा है, ग्रो टुगेदर टीम की मंशा है। तो क्या ये पॉसिबल है, कैसे? जी बिल्कुल पॉसिबल। देखिए, प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं कि अगर आप खेत में काम भी कर रहे हैं तो भी आप देश के लिए कर रहे हैं, आप ऐसा सोचिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी आप देश के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर कोई एक माध्यम मिला है जिस माध्यम से आप लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकते हैं, तो बेसिकली आप उनके पैसे को ग्रो करना बता रहे हैं। अगर उनके पास पैसे आएंगे तो उस पैसे से वो बहुत सारी चीजों को खर्च करेंगे। खर्च करेंगे तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई लोगों को क्या कहते हैं कि जीवनी बढ़ेगी। तो आप तो देश सेवा कर ही रहे हैं ना। तो अगर आप इस माध्यम से कई लोगों के जीवन स्तर को उठाते हैं, तो भारत में जो हमारे देश में इतनी गरीबी है, उसका समाधान तो निकलेगा ही निकलेगा। आज आप सभी लोग जितने डाउ हैं, जो डाउ नहीं भी हैं, जिनका क्या कहते हैं यहाँ पास फंड कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अच्छा इंक्रीज हो रहा है, आखिर वो किस पे खर्च करें? अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, समाज के ऊपर। तो पैसा समाज के लोगों तक जा रहा है, तो क्या उनका विकास नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है उनका विकास। तो देश सेवा तो कर रहे हैं आप। अब इस देश सेवा को अगर आप एक मुहिम का रूप दे देंगे, तो बिल्कुल हमारा देश जीडीपी में जो 4.665 ट्रिलियन के आसपास है, जल्दी ही क्या कहते हैं 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा। उसमें कुछ सहयोग,
ग्रो टुगेदर का भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, भले एक छोटा सा फ्रैक्शन ही हो, लेकिन अगर हम इस कार्य की ओर अग्रसर हो चुके हैं तो कल को ये सहयोग बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, और सारे के सारे इंडस्ट्री अब ब्लॉकचेन बेस्ड होते जा रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो चाहे वो सर्विस बेस्ड हो। ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। तो बिल्कुल सेवा कर सकते हैं देश का, समाज का, और हम अपने भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर भी कर सकते हैं। जी। सर, आरबीआई और बैंक क्रिप्टो को लेकर क्या कहती है? देखिए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। मतलब कि अगर हम जैसे इसको थोड़ा भी समझते हैं, हमको जब लोन वगैरह लेना होता है तो हम बैंक से लेते हैं। अब जब बैंक वगैरह को लोन लेना होता है तो आरबीआई से लेती है, और जो भी बैंकों के लिए नियम कानून होते हैं वो आरबीआई निर्धारित करती है। अब साफ साफ यहाँ पास ये है कि आरबीआई क्रिप्टो को लेके ये थोड़ी, क्या कहते हैं, नेगेटिव रही है शुरुआत में। उनका कंसर्न ये रहा है क्योंकि क्रिप्टो में जो फंड है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है, कहीं से भी कहीं भी आ जाता है, मतलब किसी भी देश और बॉर्डर को ये फॉलो नहीं करता, और यही इसकी ब्यूटी है। क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन, वैश्विक परिवेश में है, जहां पास विश्व एक ग्लोबल विलेज है, तो ग्लोबल विलेज है तो ट्रेड भी सब जगह होगा। तो क्रिप्टो में आपको ये फैसिलिटी है कि आप भारत में बैठे बैठे कैलिफोर्निया से कोई सामान खरीद सकते हैं, माध्यम के द्वारा, मतलब जो भी लीगल टेंडर उसके द्वारा। तो आरबीआई को ये लगता था कि देश का जो पैसा है, फॉर एग्जांपल इसको उदाहरण से समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन लिया। अब 1 लाख रुपए का बिटकॉइन लिया और उस बिटकॉइन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेज दिया, और वो जो वॉलेट है इंडिया में नहीं है, वो वॉलेट मान लेते हैं किसी दूसरे देश में है। तो जो देश का पैसा है वो देश की इकोनॉमी से निकल के दूसरे जगह चला गया। तो हो सकता है स्कैरसिटी हो जाए, मतलब देश में फंड की कमी हो जाए। फंड की कमी होने से यहाँ पे इन्फ्लेशन में, मतलब महंगाई बढ़ सकती है। ये कंसर्न रहा है। दूसरा, ये आरबीआई का सोचना है, लेकिन इसके समाधान भी है। दूसरा ये रह, आरबीआई ये सोचती थी कि देश में मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, ड्रग सप्लाई हो सकती है, एंड टेररिज्म एक्टिविटी में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये सभी समस्याओं को लेके आरबीआई ने हमेशा थोड़ा सा निगेटिव रुख अपनाया है, लेकिन सरकार आर ने आरबीआई की निगेटिव रुख को एकदम पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया। प्रीवियस गवर्नमेंट, अभी की भी गवर्नमेंट, जब से मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री देश में बूम हो रही है, तो इसको ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, देश ने इसको बैन कर दिया। देश ने इसको वॉच मोड में रख दिया, मतलब देखने की ये क्या है इंडस्ट्री। और लगातार ये इंडस्ट्री 2000, अगर आप देखें तो भारत में 2014, 15, 16, 17 से बेसिकली इंडस्ट्री का बूम आना शुरू हुआ। तो तब से लेके चल रहा है। जो लोग बोलते रहे आरबीआई ने या फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बिटकॉइन बेच दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब समाधान क्या? तो आरबीआई थोड़ी निगेटिव रही है, लेकिन आरबीआई को भी ये मानना पड़ा, समझना पड़ा कि जो टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि विश्व के जो बड़े बड़े बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, अभी अगर मैं आपको सबसे बड़े बैंक का नाम दूं तो वन ऑफ द बेस्ट बैंक है सिंगापुर का डीबीएस डिजी बैंक। डीबीएस डिजी बैंक ने तो क्रिप्टो की सेवा को पूर्णतः आत्मसात कर लिया है, और ये एसबीआई से 10 गुना मेरे ख्याल से बड़ी बैंक होगी। सिंगापुर की बैंक है ये। मतलब अच्छी खासी बड़ी बैंक है। 10 गुना अगर मैं थोड़ा बढ़ा के बोल दिया हूँ तो माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बड़ी बैंक है वो। तो उसने क्रिप्टो को आत्मसात किया। तो आरबीआई ये सोचने पे मजबूर हो गई कि जब वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े बैंक, जिनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, अच्छे खासे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को ले रहे हैं, तो हम इसमें पीछे कैसे रह सकते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी में पीछे रहना मतलब पैसे से पीछे रह जाना आपका। तो अब इसके कारण क्या हुआ, आरबीआई ने इसके ऊपर फिर थोड़ा सा डिस्कशन शुरू स्टार्ट किया, कई सारे ड्राफ्ट बनाए, और भारत सरकार से भी डिस्कशन स्टार्ट किया। तो फिर आरबीआई सीबीडीसी का कॉन्सेप्ट लेके आई, और आरबीआई ने सीबीडीसी के बाद ब्लॉकचेन को ये बोला कि ठीक है, अगर आपको इसमें पैसे लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं, ये है, लेकिन आप अपने रिस्क के आधार पे इसमें लगाएं। तो अब ड्राफ्ट बन रही है। ये अब आरबीआई भी सोचने को मजबूर है, क्योंकि अगर वो अपने आप को ब्लॉकचेन कंपैटिबल नहीं करेगी, जो कि अभी सीबीडीसी कर रही है, डिजिटल करेंसी के ऊपर बात हो रही है भारत में, अगर ये नहीं करेगी तो पीछे रह जाएंगे। तो ये मजबूरी है या फिर ये नीड है, या आई कैन से देयर इज अ नो ऑप्शन, यू और वी एंड आरबीआई मस्ट हैव टू एक्सेप्ट द क्रिप्टो इन अ प्रॉपर मैनर। हाँ, रेगुलेशन आएंगे, एक प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े उनकी समस्याएं समाधान है,
मतलब समस्याएं हैं उनके। अब समाधान पे बात करते हैं। आरबीआई ने एक नियम लगाया एफआईयू के द्वारा। एफआईयू मतलब गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूनिट कहते हैं। उन्होंने ये बोला कि अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो आप चैनल के थ्रू जाएं। चैनल के थ्रू जाएं या फिर बिना चैनल के थ्रू भी जाते हैं तो उसको भी चैनलाइज करें। कैसे उसको समझते हैं। उदाहरण के लिए आप कॉइन डीसीएक्स पे आपका अकाउंट है या बाइनेंस पे आपका अकाउंट है, तो आपकी केवाईसी होगी, मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वीडियो केवाईसी सभी कुछ होगा। अब आपके पास तो हमारे देश में लीगल टेंडर आईएनआर है। तो हम क्या करेंगे कि आईएनआर को डिपॉजिट करेंगे। उदाहरण के लिए 1 लाख किसी व्यक्ति ने डिपॉजिट किया। अब इस 1 लाख को जब आपने डिपॉजिट किया तो आरबीआई के पास और देश के पास ये डेटा चला गया, यू हैव डिपॉजिटेड द 1 लाख रुपीज टूवर्ड्स द क्रिप्टो एक्सचेंज। मतलब आपने क्रिप्टो एक्सचेंज में ये पैसा जो है डिपॉजिट कर दिया है। अब आप जब ये पैसा डिपॉजिट कर दिए हैं क्रिप्टो एक्सचेंज में तो ये इनपुट हो गया। अब आप उससे यूएसडीटी परचेस करें, आप उससे क्या कहते हैं आईएनआर बिटकॉइन परचेस करें, एलजीएनएस परचेस करें, वाट एवर डाई परचेस करें, जो भी परचेस करना है। परचेस करने के बाद अभी आपका पैसा आईएनआर से बदल के क्रिप्टो के रूप में आ गया, मतलब या तो यूएसडीटी में आ गया, बिटकॉइन में, एलजीएनएस में, कार्डेनो, सोलाना, वाट एवर। अब अगर आप ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा समझने वाली बात है। अब अगर आप के पास उदाहरण के लिए ये एलजीएनएस है, अब अगर मान लेते हैं या फिर आपके पास बेटर है वहां पास उदाहरण ले बिटकॉइन या इथेरियम है, तो अब अगर वहां आप अपने वॉलेट से किसी दूसरे व्यक्ति के वॉलेट में भेज रहे हैं, अब वो व्यक्ति का वॉलेट जो है वो या तो बाइनेंस का हो सकता है या किसी वॉलेट का हो सकता है, और वो व्यक्ति भारत में भी हो सकता है, भारत के बाहर भी हो सकता है। अगर आप वहां से अपने क्रिप्टो एसेट को निकालते हैं तो इसको गवर्नमेंट एज अ आउटपुट समझेगी, और बाइनेंस जो है या कॉइन डीसीएक्स है ये डेटा सरकार को समर्पित कर देगी कि 1 लाख रुपए का इन्होंने 10:10 पे ये इतना लिया था, 1 लाख रुपए इनपुट दिया था, और 11:15 पे इन्होंने इतना क्रिप्टो एसेट निकाला। जिस समय क्रिप्टो एसेट निकाला उस समय इसकी कीमत 1,10,000 रुपए थी। ये डेटा चला गया, मतलब इनपुट और आउटपुट का डेटा चला गया। अब इनपुट और आउटपुट के डेटा के आधार पे क्या कैलकुलेशन होगा कि प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए प्रॉफिट हुआ तो आपको जब आप आईटीआर फाइल करेंगे उस 10,000 का 30% आपको पे करना पड़ेगा। ये नियम है। चाहे आप वहां से आईएनआर के रूप में पैसे निकालें, चाहे आप क्रिप्टो के रूप में पैसे निकालें, तो सोल्यूशन ये दिया गया कि इनपुट और आउटपुट के ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया, मतलब मैकेनिज्म लगा दिया कि आपका इनपुट कितना हुआ, आउटपुट कितना हुआ, उसके आधार पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। अगर आपका लॉस है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। ये थोड़ा सा नियम थोड़ा फेवरेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि लॉस है तो आप समझिए, हमको उससे मतलब नहीं है, बट इफ यू गेट द प्रॉफिट देन डेफिनेटली यू ऑल हैव टू गिव द मनी। एंड जो टीडीएस काटना है वो टीडीएस काटने की जिम्मेदारी, एडवांस में जो टैक्स काटना है उसकी जिम्मेदारी ये सरकार ने, एफआईयू ने किसको दी? ये जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है जैसे कि बाइनेंस, कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच वगैरह जो भी है, और जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज नहीं है एफआईयू के साथ, भारत सरकार उसको बैन भी कर देती है। कई सारे एक्सचेंज को अभी हाल फिलहाल में बैन भी किया है। जी सर। थैंक यू सर। ये क्वेश्चन इसलिए भी था क्योंकि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं जब जाते हैं फील्ड में तो जनरली ये क्वेश्चन उठता है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी था क्योंकि हम जो ग्रो टुगेदर या हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम सच में चाहते हैं कि देश की सेवा करें, हम टैक्स पे करें और क्रिप्टो में सही तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि हमको भी अथेंटिक नॉलेज नहीं है और हम भी कई जी। बार भटक जाते हैं, तो हम भी सीख रहे अगर हैं। जी सर, अगर सर आप बोलेंगे तो इसमें एक दो और भी कॉम्प्लिकेशन है, मैं उसको बताना चाहूंगा अगर श्योर श्योर, व्हाई नॉट, श्योर। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, तो मैंने जेरोधा यूज किया या एंजल वन यूज किया, ग्रो यूज किया, चलिए ग्रो बहुत लोग यूज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपने टाटा मोटर्स का स्टॉक लिया, हाँ, 1,000 रुपए का समझने के लिए आपने 10 स्टॉक लिया 1,000 रुपए के, मतलब 1 लाख रुपए आपने लगा दिया। ठीक है। और आपने इक्विटी बाय किया, इक्विटी मतलब शेयर बाय किया आपने, और उसके बाद आप उसको रखे हुए हैं कुछ समय तक। मान लेते हैं आपने उसको रखा 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद जो आपका 1,000 रुपए था ये हो गया आपका कितना, मान लेते हैं 1,500 रुपए।
6 महीने बाद आपने बेच दिया तो आपको कितने का फायदा हुआ? आपको पर शेयर पे 500 का फायदा हुआ। तो आपके पास 10 शेयर थे तो 5,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। अब मान लेते हैं ये जो 5,000 है, 6 महीने के अंदर आपने 1 साल के अंदर बेचा, तो ये शॉर्ट टर्म गेन कहलाएगा इसको, क्योंकि ये पूरी तरह से रेगुलेटेड है, तो इस पे भारत सरकार ने सारे नियम बना दिए हैं। अब आपका ये जो शॉर्ट टर्म गेन कहलाया, शॉर्ट टर्म गेन पे आपको 20% का टैक्स देना है। अब इसके लिए टैक्स भारत सरकार ने थोड़ा सा पहले कलेक्ट किया हुआ था। अब ध्यान से समझिएगा, आपने 6 महीने बाद बेच दिया उसको। उसके बाद फिर आपने 6 महीने के अगले महीने फिर आपने क्या कहते हैं 2 लाख का बाय किया। ठीक है, 2 लाख का बाय किया। टीसीएस का जो शेयर था 1,500 रुपए पे था। हाँ, 1,500 रुपए पे आपने बाय किया, और 1,500 से वो डाउन होके समझने के लिए 900 रुपए पे आ गया। मतलब आपको अच्छा, या 1,000 पे आ गया चलिए, मतलब आपको 500 का पर शेयर पे लॉस हो गया, और आपने लॉस में भी बेच दिया उसको। तो उसके 5 महीने बाद आपने बेच दिया, 1 साल से कम ही का समय है, तो यहाँ पास तो आपका लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो आईटीआर जब आप फाइल करते हैं तो 1 साल का आप आईटीआर फाइल करते हैं, 1 साल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो अल्टीमेटली आप सभी चैट बॉक्स में लिखें कि आपने पहले जब लिया था 1,000 का, 1,500 रुपए में आपने बेचा, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर आपने 1,500 का लिया, 1,000 में बेचा तो आपको लॉस हुआ। तो आप मान लेते हैं आपने 800 रुपए में बेचा, तो आप ये बताएं कि प्रॉफिट जितना हुआ था और लॉस जितना हुआ था, तो 1 साल में ऑल ओवर आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है? चैट बॉक्स में लिखें, आप बताएं प्रॉफिट में है कि लॉस में। आपने 800 रुपए में बेचा 1,500 का खरीद के, शुरुआत में आपने 1,000 रुपए में बेचा था, लॉस में है, बिल्कुल सही। ये यहाँ पास लिखा गया है कि लॉस में है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आपका ऑल ओवर जो प्रॉफिट है एंड लॉस है वो सेट ऑफ होता है, स्क्वायर ऑफ होता है। तो मतलब आप जब आईटीआर फाइल करेंगे तो आप लॉस में 1 साल में दिखाएंगे, तो आपको उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं देना है। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। सपोज आपने बिटकॉइन परचेस किया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए की बिटकॉइन की वैल्यू जो है आपकी, उदाहरण के लिए 1,20,000 हो गया, और आपने उसको बेच दिया तो 20,000 के प्रॉफिट में है। फिर उसके 6 महीने बाद आपने 1,20,000 में बिटकॉइन परचेस किया, और बिटकॉइन की वैल्यूएशन आ गई 90,000 में, तो अभी आप यहाँ पास लॉस में हो। तो 1 साल का अगर ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पास भी आप लॉस में हैं। लेकिन लॉस से सरकार को मतलब नहीं है यहाँ पे। आप जो प्रॉफिट में हैं, क्योंकि आप 20,000 के प्रॉफिट में थे, तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पास जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं होता है क्रिप्टो में, ये बात ध्यान से जाने। सरकार के पास ये डेटा गई हुई है, और इसके ऊपर रेगुलेशन आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये बहुत दिन से डिमांड किया जा रहा था, और सरकार थोड़ी पॉजिटिव हुई है। बाकी आगे देखते हैं क्या है। तो क्रिप्टो में लॉस सेट ऑफ नहीं होता है, स्टॉक मार्केट में लॉस सेट ऑफ होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना है। अगर आप टैक्स नहीं दें, आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको फाइल करना है। नहीं तो कल को अगर बैंक अकाउंट आपका फ्रीज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो पूर्णतः नियम संगत है। तो सभी लोग क्रिप्टो के द्वारा जो भी पैसे अर्न कर रहे हैं, क्रिप्टो इनलीगल नहीं है देश में, टैक्स पे करें, और अपने जीवन स्तर को उठाएं, और सरकार को भी इससे फायदा होगा, और किसी भी तरह के आप क्या कहते हैं मतलब प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा जो अभी हमने सेशन अभी तक कवर किया है, इसको आप कई बार देखें, बार बार देखें, क्योंकि मार्केट में लोगों को रिप्लाई आपको करना है। और यही रिप्लाई करिए जो शशि शेखर शर्मा सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। सर, हम थोड़ा टेक्निकल की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल हमेशा आता है कि बर्निंग प्रोसेस क्रिप्टो में एक ग्रोथ का बहुत बड़ा पैमाना होता है। तो हमारे साथी जानना चाहेंगे कि सर, नल एड्रेस जो बर्न होता है वो कहाँ है, कैसे देख सकते हैं, क्या वाकई में बर्न हो रहा है? प्लीज जी दिखाएंगे सर। बिल्कुल। आ, इसको दिखाने से पहले स्क्रीन तो मैं शेयर करता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें। देखिए, टोकोनॉमिक्स दो तरह से होते हैं। टोकोनॉमिक्स दो तरह के होते हैं। जैसे बिटकॉइन की एक टोकोनॉमिक्स है कि वो ऑलरेडी उन्होंने बता दिया कि ये आपका 21 मिलियन बिटकॉइन ही जनरेट होंगे, मतलब माइन होके आएंगे। ठीक है, जिस एल्गोरिदम को हम पीओडब्ल्यू एल्गोरिदम कहते हैं। अब इसमें माइन होने के बाद, मतलब जब आपका ब्लॉक वेरीफाई होता है तब आपका बिटकॉइन रिलीज होता है, और वो बिटकॉइन कुछ रिवॉर्ड के रूप में लोगों को मिलता है। ये एक टोकोनॉमिक्स है जहां पास सप्लाई को फिक्स कर दिया जाता है। सप्लाई को फिक्स करने का उद्देश्य ये होता है कि अल्टीमेटली जब वो सप्लाई के पास पहुंचेगी,
तो आपका क्या कहते हैं स्कैरसिटी होगी, मतलब सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस बढ़ेगा। दूसरा एक जो प्रोसेस है जो इथेरियम फॉलो करती है वो है अनलिमिटेड सप्लाई की। लेकिन अनलिमिटेड सप्लाई का ये अर्थ नहीं है कि वो सब कुछ निकले हुए हैं। अनलिमिटेड सप्लाई का अर्थ ये है कि आपके पास एक समुद्र है जिसमें पानी है, लेकिन आपने पाइपलाइन जो आप लगाएंगे, तो पाइपलाइन लगाने के बाद ही आप जब उसमें मान लेते हैं वाटर एटीएम है आपका, जब आप उस एटीएम में पैसे डालेंगे तब पानी निकलेगा, ऐसे समझिए। तो अनलिमिटेड सप्लाई जो होती है, जैसे कि आपका ओरिजिन इन के पास अनलिमिटेड सप्लाई है, और आपका क्या कहते हैं इथीरियम के पास अनलिमिटेड सप्लाई, क्योंकि ओरिजिन समहाउ इथीरियम के ही इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या होता है, पीओएस एल्गोरिदम फॉलो होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो जब आप स्टेक होता है, जब वैलिडेशन होता है, तो आपके टोकन जो हैं वो मिंट होके बाहर निकलते हैं। मिंट होके बाहर निकलने के लिए आपको इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट मतलब फंड के रूप में आपको इनपुट देना पड़ेगा, तब आपके टोकन निकलेंगे बाहर। और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जब टोकन बाहर निकलते हैं, तो ऐसे तो अनलिमिटेड सप्लाई, तो बहुत सारे टोकन बाहर निकल जाएंगे। तो बहुत सारे टोकन बाहर निकल जाएंगे तो जिसकी संख्या असीमित है, सप्लाई मैक्सिमम हो जाएगी, तो उसका तो रेट खत्म हो जाना चाहिए। तो इसीलिए पीओएस एल्गोरिदम में, पीओएस मैकेनिज्म में बर्न का प्रोसेस किया जाता है। तो बर्न का प्रोसेस इथीरियम में भी है, बर्न का प्रोसेस क्या कहते हैं आपका एलजीएनएस में भी है। तो पहले तो ये मन से शंका हटा दें आप कि बर्न का प्रोसेस आपका एलजीएनएस में है कि नहीं है, बिकॉज एलजीएनएस इज बेसिकली द डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, लाइक द यस्टरडे आई ऑलरेडी हैव टोल्ड। आज हम उस बर्न के कोड को देख लेते हैं, जो रमेश सर ने अभी आप लोगों के ही प्रश्न को उठाया है। और उसके बाद आज ये बर्न एड्रेस से नल एड्रेस कहाँ होता है वो देख सकते हैं। ये है। अब देखिए एक और बात मैं बोलूंगा कि 2 धन 2 4 होता है, लेकिन 2 धन 2 को मैं 4 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 2 धन 2 4 इंटू 1 4 ही हुआ, लेकिन एक को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। तो लोग क्या होते हैं आज के डेट में कि 2 4 ठो बस कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके आधार पे पूरी मैकेनिज्म, पूरे कोड या पूरे इंजीनियरिंग को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो ये थोड़ी अज्ञानता है। तो केवल एक ही चीज को समझ के आप अपने मन में 10 डाउट ना पालें, क्योंकि मार्केट में हजारों प्रोजेक्ट हैं और लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के कोड को प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि दूध का दूध पानी का पानी करूं। उसके बाद जब आप क्या कहते हैं इसको समझे, तो ये आप पत्थर की लकीर ना समझ लें, आप इसके ऊपर अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि जब 14 साल ओरिजिन को इसको बनाने में लगा है, मैं अपने एक एक क्या कहते हैं उसके पास पता नहीं कितने इंजीनियर्स की टीम होगी, कि मैं जितना अभी समझ पा रहा हूँ इंजीनियरिंग को और जो चीज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन जो अलग प्रोजेक्ट्स के लोग होते हैं वो इसको तोड़ मरोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आप उनसे भी तर्क करें, और आपको जो मैं दिखाने वाला हूं अभी, आप उसके ऊपर भी अध्ययन करें। और अध्ययन का मतलब ये नहीं कि आप 4 ठो चैट जीपीटी में खोज दिए ये तो आपको अध्ययन हो गया। बेसिकली अगर मैं आपको अभी क्रायोजेनिक इंजन का फोटो भेज दूं और बोलूं कि चलिए आप बताइए ये क्रायोजेनिक इंजन में क्या है, आप चैट जीपीटी में इनपुट नहीं डाल पाएंगे। इनपुट नहीं डाल पाएंगे मतलब क्या, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्रायोजेनिक इंजन काम कैसे करता है, आप बेसिकली ये बोल देंगे, तो बोलेगा क्रायोजेनिक इंजन काम कैसे करता है, थ्रस्ट निकलेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ होगा। ये किस तरह का बात हुआ कि एक 8वीं 9वीं का व्यक्ति प्रश्न पूछा। लेकिन अगर यही प्रश्न मैं क्या कहते हैं एक एक मान लेते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर से पूछूं, तो वो बोलेगा ठीक है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताएं कि क्या होगा। तो होगा इसका क्या कहते हैं मेरे पास क्रैंक शाफ्ट का या टरबाइन मैकेनिज्म बताएं कि आफ्टर बर्नर कैसे काम करेगा या रैमजेट कैसे काम करेगा। उसके प्रश्न पूछने का तरीका ये होगा। तो लोग चैट जीपीटी में कैसे लिखते हैं कि ये स्कैम करेगा कि नहीं करेगा, ये ठीक होगा कि नहीं। ये बहुत ही बेसिक तरह की चीज है। ऐसे ये इनपुट देने से आपको सही उत्तर नहीं मिलते हैं, और लोग इसको मार्केटाइज करते हैं अपने हिसाब से, ये चीजों को बताते हैं कि नहीं ये तो ऐसे लिखा हुआ है। तो वो भी गलत इनपुट दे रहे हैं और आप भी गलत समझ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा गहराई से अध्ययन करेंगे। अब हम स्क्रीन पे आते हैं। स्क्रीन शेयर होगा रमेश सर तो बताएंगे। इज इट माई स्क्रीन विजिबल? यस सर, स्क्रीन शेयर है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं ओरिजिन एलजीएनएस पे। ये डेक्स टूल है। डेक्स टूल पे ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है हमारा, ये आप जो देख रहे हैं F00F1। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। राइट नाउ आई एम ऑन द कॉन्टैक्ट एड्रेस ऑफ द ओरिजिन एलजीएनएस।
अब इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक कोड ओपन हो जाता है। अब लोग क्या समझ लेते हैं ना कि ये कोड लिखा हुआ है तो हम तो चैट जीपीटी से इस कोड को पूरी तरह से समझ ही जाएंगे, बस यहाँ पास एक तो लिख देंगे, बताइए, इस कोड को कॉपी करेंगे लोग, और इस कोड को कॉपी करने के बाद इसको लिख देंगे चैट जीपीटी में, बोलेंगे स्कैम करेगा कि नहीं करेगा। अरे स्कैम करेगा नहीं करेगा आएगा। अभी अभी ये न्यूज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए ये न्यूज़ थोड़ा सा, यूएस चाइना टाई अप, मतलब अभी एक बात आया था कि इन लोगों ने जो टैरिफ वाला बात है उसके ऊपर अभी बात करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। कल तक क्या कहते हैं, जो बिटकॉइन था 1.10 एक समथिंग पे आ रहा था, देखिए शार्प अप आ गया, एक न्यूज आया और यहाँ पे मार्केट अप हो गया। तो अब ये बताइए कि स्कैम करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले क्या बोला कि हम चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि वो रेयर अर्थ मटेरियल नहीं दे रहा है। अब आप लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जो मैंने देखा है मार्केट में, वो क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, स्कैम करेंगे। नहीं, दो धन दो चार ही नहीं होते हैं सर इतना आसानी से, मतलब 5वीं का भी गणित है, 10वीं का भी गणित है और पीएचडी का भी गणित है। तो आप ऐसे करके सोचेंगे, देखिए ऐसे करके लिख देते हैं क्या इस कोड में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे है। अरे आप किस स्तर पे उनसे पूछ रहे हैं प्रश्न, वो पहले पूछें, तो डीप में पूछें और उसके हिसाब से इंटरप्रेट कर देते हैं। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाले लोग यही करते हैं और लोग उनके बातों में आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो। अब चलिए मैं एक कोड ओपन किया आपके सामने। बर्न के एक जगह मैकेनिज्म नहीं है, बर्न के बहुत जगह मैकेनिज्म है। बर्न के मैकेनिज्म को समझने के लिए आप समझे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का ही मेन काम होता है किसी काम को कराना। तो मैं फंक्शन पे आता हूँ। चलिए यहाँ से आप देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे शशि सर, जी जी जी, एनोटेशन आवाज को बंद आपका, कर दीजिए। ये बार बार रोज ऐसे क्यों परेशान करते हैं लोग। एक सेकेंड सर, दिखने लगी स्क्रीन फिर से, एनोटेशन बंद है अभी। अमरदीप सर दिख रही है? यस सर। ओके। नाउ मैंने कल आप लोग को एलपी बॉन्ड, सॉरी, लिक्विडिटी पूल के बारे में बताया था। लिक्विडिटी पूल जिसमें ट्रेडिंग हो रहे हैं, ठीक है, ये मैं कॉन्ट्रैक्ट पे आया, ये फंक्शन, ये है वो कोड हमारे पास। फंक्शन अंडरस्कोर बर्न एड्रेस फ्रॉम यूनिट वैल्यू इटर्नल बैलेंस ऑफ, कितना हमारे पास से वो निकल जाएगा, कितना हमारे पास हो रहेगा। ये पहला कोड जहां से बर्न हो रहा है। ऐसे करके बहुत जगह कोड आएंगे, एक जगह नहीं आएंगे। एक मिनट और दिखाते जाता हूँ मैं। यहाँ ये क्लियर है रमेश सर, लोगों ने देखा, मैं हाईलाइट किया हूँ, ये कोड है। यस सर। ठीक है, बर्न, ठीक है, आगे दिखाता हूँ। क्या ये बर्न दिख सकता है, कितना एलजीने से भी बर्न हुआ है सर? नहीं, ये मैथमेटिकल है सर, ये डायनेमिक फॉर्मूला होता है, ये कोई स्टैटिक फॉर्मूला नहीं है। आज उदाहरण के लिए इसको भी समझिए, थोड़ी सी ये भी कॉम्प्लिकेशन है। अभी उदाहरण के लिए यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे बाय हुआ 955, तो ये प्रति सेकंड बदल रहा है, कौन स्टेक कर रहा है कौन अनस्टेक कर रहा है, कितना इनपुट हो रहा है कितना आउटपुट हो रहा है, कितने के हिसाब से ग्रोथ चल रहा है। तो ये सब जो हमारे पास फॉर्मूला होते हैं मैथमेटिक्स, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट कोडिंग, ये सॉफ्ट कोडेड है। और इंजीनियरिंग में सॉफ्ट कोडिंग ही की जाती है क्योंकि रन टाइम हो रहा है, मतलब ये कोई स्टैटिक नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने एक पौधा लगाया, पौधा लगाया और आप बोले कि पहले दिन 1 सेंटीमीटर इस ये पौधा बढ़ा है, उदाहरण के लिए, तो आप सोचेंगे चलिए अगले दिन भी 1 ही सेंटीमीटर बढ़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। अगले दिन उसको खुराक ज्यादा मिल गया तो ज्यादा बढ़ गया, उसके अगले दिन पानी मिला ही नहीं तो वो नहीं बढ़ा। तो ये डायनेमिक प्रोसेस है जिसको रन टाइम बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पास डायनेमिक इक्वेशन है। तो इसीलिए ये सॉफ्ट कोडेड होते हैं और सॉफ्ट कोडेड के हिसाब से बर्न में इनपुट कितना जा रहा है आउटपुट कितना जा रहा है वो पता चलता है। और ये चीज अगर आपको देखनी है समझनी है तो आपको पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में जाना पड़ेगा। पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में जाने का मतलब ये नहीं कि ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में, पॉलीगॉन के अंदर इंटरनली किस तरीके से डेटा जा रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं वो, और वो चीज
पॉलीगॉन कैसे करती है, वो पॉलीगॉन की स्पेशलिटी है, और वो चीज इथीरियम कैसे करती है, इथीरियम की स्पेशलिटी है। मतलब ये ऐसे है, इसको थोड़ा आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूँ कि ध्यान समझिए कि अभी अमरदीप सर ने मुझे क्या बोला कि सर वो एनोटेशन बंद कर दीजिए। जैसे ही मैं एनोटेशन का बटन दबाया, तो जो बटन दबाया, बटन एक्चुअली में बाइनरी कोड में परिवर्तित हुआ। बाइनरी कोड के बाद ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हुआ कि कितने स्विच को कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर में ये चालू करेगा, कितने स्विच, स्विच मतलब वन करेगा, कितने को जीरो करेगा, और उसके आधार पे क्या कहते हैं, इसको एक आउटपुट आएगा। तो मैंने क्या किया, अभी पहले मैंने एनोटेशन को बंद किया, स्टॉप किया, और उसके बाद फिर से ब्रॉडकास्ट किया मैंने। तो मैं इतना सारा प्रोसेस किया, आपको तो लगा कि आपने बस बटन दबाया है, लेकिन इंटरनली किस किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है आपको नहीं पता। इसको दूसरा एक बायोलॉजिकल एग्जांपल समझाता हूँ। मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, लेकिन ना आपको पता है ना मुझे पता है कि हाउ आवर न्यूरॉन्स इंटरनली इज वर्किंग, हाउ मच न्यूरॉन्स हैज बीन ट्रांसमिटेड द इलेक्ट्रिक सिग्नल। आप एक चींटी काटते हैं तो आपको ये नहीं पता है कि एक्चुअली जब आप चींटी काटते हैं तो नर्व से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होती है, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल कितना का करंट जनरेट कर रही है, माइक्रो एम्पियर कर रही है, मिली एम्पियर कर रही है, कि माइक्रो का भी माइक्रो नैनो एम्पियर कर रही है, दिस इज अ वेरी डीप लेवल। तो उसी तरीके से कोड डायनेमिक है, और कोड डायनेमिक ही होता है। अब क्योंकि प्रति सेकंड बदल रहा है, तो वहां पास कितने बर्न हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, ये जानने के लिए आपको डीप में जाना पड़ेगा, काफी डीप में। वो एक अलग ही चीज है, लेकिन उसका एक रेशियो बताया जाता है कि इतने परसेंट बर्न कर दिया जाएगा। और ये ओरिजिन ने बताया भी था कुछ समय पहले, जब उन्होंने एक प्रपोजल डाउ वोट में दिया था। तो अभी पहले एक एक चीज को समझे, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत बढ़ेगा। तो पहले तो आप ये कोड को देखें, यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से लोगों को, कि बर्न का कोड दिखा लोगों को। यस सर। ये देखिए, उसके ऊपर मिंट का भी कोड है। ऐसे ही अपने आप कोई चीज नहीं मिंट हो जाती है, देखिए मिंट का, मिंट का भी कोड आप देखिए। एड्रेस, किस एड्रेस से किस कितने वैल्यू का है, ये फंक्शन अंडरस्कोर मिंट एड्रेस। यूनिट वैल्यू मतलब कितने वैल्यू का, इटरनल का मतलब होता है कि घर का लॉकर टाइप का है, मतलब इसको प्रोटेक्ट बनाने के लिए इटरनल किया जाता है। टोटल सप्लाई से वो मिंट होके निकल जाएगी, फिर उसके बाद बैलेंस में से कम हो जाएगी। तो ये सब कोड लिखे हुए हैं। एमिट का मतलब होता है बाहर निकाल देना। और देखिए, जो बार बार नल एड्रेस, नल एड्रेस बोलते हैं ना, तो ये यही है एड्रेस जीरो। एड्रेस जीरो मतलब नल एड्रेस। चलिए, आप जो सेकंड क्वेश्चन पूछे थे उसका भी ये आंसर दे रहा हूँ। ये है नल एड्रेस जीरो। और नल एड्रेस को और अच्छे से देखना है तो ये ब्लॉकचेन का ये नल एड्रेस है। ये भी इस नल एड्रेस में एक नहीं, जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड सारे चीजें जाते हैं। तो देखिए, ये मिंट होके निकली ही, तो मिंट होके निकल गई, ट्रेजरी से निकल गई, तो बाद में आपके पास आया कुछ, और बाकी सब चीजें जो मतलब कि एमिट कर देना है, हटा देना है, तो वो इस नल एड्रेस पे चली गई। तो मेरे ख्याल से आपके उस प्रश्न का भी उत्तर मैंने दिया, इस प्रश्न का भी उत्तर दिया। ये देखिए, बर्न करके हटाया जा रहा है, तो फ्रॉम एड्रेस से कौन से एड्रेस पे जा रहा है, ये जीरो एड्रेस। जीरो इज अ डेड एड्रेस, मतलब ब्लैक होल एड्रेस। मतलब ये कहाँ पास जा रहा है, नल में, क्योंकि सप्लाई को मेंटेन करना है। इफ द सप्लाई इज नॉट मेंटेन, देन द स्कैरसिटी विल हैपन, और प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। बट राइट नाउ वी कैन सी कि यहाँ पास जब हम आप देखते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास रनवे आता है तो रनवे में आपको क्या दिखता है, 264.7 दिन का इनके पास फंड में वैल्यू है, रिस्क फ्री वैल्यू है। मतलब ये वाली वैल्यू इतनी ज्यादा है, और भी ज्यादा वैल्यू है, कि इसके कारण से हमारे पास अगर आज एक भी इन्वेस्टमेंट ना हो इसमें, तो भी 265 दिन तक का इनके पास फंड अवेलेबल है। और ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर मैं 265 64 जो भी है उसको अगर मैं 30 से डिवाइड करूं, तो 7 से 8 मंथ हो जाते हैं। जो कि एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट में, विच इज द कम्युनिटी बेस ऑल्सो, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट भी है, और इतनी बड़ी मात्रा में इतना ज्यादा अमाउंट है इसके पास। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ओरिजिन प्रोजेक्ट। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट के बाद मैं कॉन्सेप्ट आपको क्यों समझा रहा हूं इतना, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ये कोड देता तो आप बोलते यार ये पता नहीं क्या है, क्या ये सब चीज दिखा दिए हैं। तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट बताने के बाद कोड बताना तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है। हाँ, लेकिन कोड को आप समझ कैसे पाते हैं, कोड कैसे करते हैं, ये इंजीनियरिंग है, ये इतना आसानी से नहीं समझ पाएंगे आप। तो ये मिंट का मैंने दिखा दिया कि मिंट कैसे होते हैं, बर्न का दिखा दिया, ये नल एड्रेस दिखा दिया, ये भी नल एड्रेस दिखा दिया, दूसरा ये जो नल एड्रेस जहां पास जाता है वो भी मैंने दिखा दिया। अब इसके बाद भी कुछ डाउट हैं तो थोड़ा अध्ययन करें, और फिर उसके बाद प्रश्न पूछें। जी सर एक, रमेश सर। थैंक यू वेरी मच सर। एक सवाल आता है कि कई लोग एक बड़ा हैंडसम अमाउंट लगाना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि रेट कहीं अचानक से कम हो गया तो फिर पैनिक हो जाएंगे।
तो इसमें रेट मैकेनिज्म कितना लगा और कितना बेहतर इस प्रोजेक्ट के लिए बताएंगे सर प्लीज। देखिए, कल भी मैंने बताया था इस प्रश्न को। विश्व का 8वां अजूबा है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप अपने मतलब प्रेजेंटेशन में रमेश सर हर एक क्या कहते हैं, राजा की कहानी है पुरातन भारत में, कि क्या कहते हैं, एक मतलब मतलब एक ब्राह्मण होते हैं जिन्होंने क्या कहते हैं, जिनकी ये क्या कहते हैं आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। तो उनके जो वाइफ होती है वो बोलती है कि आप राजा से मांगते क्यों नहीं, इतना ज्ञान है आपको। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और राजा को बोलते हैं कि हमें क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में आप चावल दीजिएगा। मतलब वो तो समझते नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत क्या होती है। उन्होंने एक दाना, बोलते हैं कि आप चेस के बोर्ड में एक एक दाना डालिएगा और हर बोर्ड के बाद आप उस दाने को दुगना कर दीजिएगा। मतलब चेस में टोटल 64 खाने होते हैं। पहले खाने में एक दाना आप डाले चावल का, दूसरे खाने में दो डालेंगे, फिर तीसरे खाने में दो का दो गुना मतलब चार, फिर चौथे में चार का दो गुना मतलब कि आठ, ऐसे करके डालेंगे। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इतना ज्यादा वो हो जाता है 64 खाने तक, कि 32 खाने तक पहुंचने के बाद राजा का पूरा जो साम्राज्य में जितना भी चावल होता है वो खत्म हो जाता है। सही बोल रहा हूँ रमेश सर, आप दिखाते हैं ये चीज को। यस अब सर। अब कंपाउंडिंग के पावर में आप ये बोलते हैं कि सर हम एक अमाउंट डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट एवर द अमाउंट यू आर आर गिविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन एलजीएनएस। आपने उदाहरण के लिए $20 पे खरीदा, मान लेते हैं $20 का प्राइस है, ठीक है। आपने $20 पे ओरिजिन एलजीएनएस का टोकन परचेस किया, और $20 से प्राइस जो है वो कम होके $10 पे आ गया। अब कंपाउंडिंग हो रहा है। अब लोग बोलेंगे कि हमारा फंड तो अटक जाएगा, $10 पे आ गया टोकन बढ़ने के बाद भी, क्योंकि आप $20 पे खरीदे, उदाहरण के लिए आपके पास 100 टोकन आए $20 के प्राइस पे, फिर उसके बाद आपने उसको स्टेक में लगा दिया। अब उसके एक महीना बाद वो $10 पे आ गया। जो लोग नए होते हैं वो ये प्रश्न बार बार करते हैं। अब $10 पे आ गया तो बोलेंगे हमारा तो लॉस हो गया। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपका टोकन बढ़ रहा है। टोकन बढ़ रहा है तो बाद में टोकन की संख्या इतनी हो जाएगी, जस्ट लमसम 4 मंथ में आपके पास टोकन जो 100 था वो 200 हो जाएगा। तो आप तो एक्चुअली में अपने मूलधन पे आ ही गए, क्योंकि दस डॉलर पे आया, $20 पे तो आप मूलधन पे आ गए। फिर उसके आप 6 मंथ में आप जाएंगे तो लमसम 3x हो जाता है टोकन की संख्या, तो आप मूलधन से प्रॉफिट में आ गए। तो मुझे आप ये बताएं कि आप जो ये सोच रहे हैं कि हम फंड लगाएंगे, बड़ा फंड हो चाहे छोटा फंड हो, मैंने तो कल रमेश सर वो वीडियो में भी दिखाया कि लोगों ने 3.5 करोड़ रुपए का फंड कल ही बाय किया, आज भी दिख जाएंगे वो। तो अब आपके पास अगर ये पेशेंस नहीं है कि हम फंड लगा रहे हैं और उसके बाद आज हमारा क्या कहते हैं लॉस हो जाएगा, तो आप टाटा मोटर का शेयर खरीद रहे हैं या बिटकॉइन खरीद रहे हैं, आपने एक शेयर खरीदा या आपने एक इक्विटी लिया या आपने एक स्पॉट खरीदा, स्पॉट मतलब आपने एक बिटकॉइन खरीदा, तो बिटकॉइन एक है तो आपका एक ही बिटकॉइन रहेगा ना। टाटा मोटर आपने एक खरीदा तो वो एक ही रहेगा, उसकी प्राइस बढ़ सकती है या घट सकती है, लेकिन ऑरिजिन एलजीएनएस ने दो मेथड फॉलो कर दिया, इसलिए तो बोल रहा हूँ ये मैकेनिज्म ज्यादा बेटर है। इन्होंने क्या किया कि आप जो भी टोकन परचेस करें, टोकन तो कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ ही रहा हो। कंपाउंड इंटरेस्ट विश्व का 8वां अजूबा, इतना ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ लीनियर नहीं चलता, यहाँ पे ग्राफ एक्सपोनेंशियल चलता है। जब ग्राफ इस तरीके से चलता है तो आपके पास टोकन की संख्या बढ़ गई, तो टोकन की संख्या बढ़ गई तो आपका जो प्राइस है, आपने जो फंड लगाया वो रिकवर हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि आप बिटकॉइन खरीदे या टाटा मोटर खरीदे और टाटा मोटर और की क्या कहते हैं प्राइस गिर गई, तो आप क्या करेंगे, वेट ही ना करेंगे ये, क्योंकि आपके पास टाटा मोटर तो नहीं पड़ रही है। तो क्या आपको वहां पे लॉस नहीं होगा? वहां पास लॉस होने की ज्यादा संभावना है, क्यों? क्योंकि प्राइस गिर गया, लेकिन यहाँ पास लॉस होने की संभावना उससे कहीं कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोकन बढ़ रहा है। कुछ दिन का वेट करिए। और अगर जीवन में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, रातों रात अंबानी या एलन मस्क बनना की सोचते हैं, तो ऐसा फॉर्मूला तो मैंने अभी तक नहीं देखा। बिना मेहनत के सुबह सुबह इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोस चलते हैं, ये हैं रमेश सर चला रहे हैं, बाकी लोग चला रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है आपका, कि आप क्या कहते हैं सही तरीके को फॉलो करें, धैर्य जीवन में लाएं, तब आपको होगा। लालच से हटें, मेहनत से भागे नहीं। आप मेहनत पे रहेंगे, सही तरीके के सही मैकेनिज्म को समझेंगे आप, तो आपके लॉस होने की संभावना यहाँ ना के बराबर है। जी। थैंक यू सर। एक सवाल इसी से जुड़ा होता है कि जो एपीवाई है परसेंट है, ये किस बात पे डिपेंड रहता है और ये कितना फ्लक्चुएट हो सकता, कितना ऊपर नीचे आ सकता है। कई बार मैंने ये चीजों को बताया है, फिर मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, दिखाता हूँ, देखते हैं समझते हैं। स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर।
इसको देखने समझने के लिए हम लोगों को वो आपके इसमें आना पड़ेगा, इसमें व्हाइट पेपर में, ओरिजिन के व्हाइट पेपर में। एक मिनट, यहाँ पे ओरिजिन इटर्नल प्रोटोकॉल। थोड़ा देर पहले रमेश सर आपने रेट मैकेनिज्म के बारे में और भी कुछ एक पूछा था ना, क्या पूछा था आपने? मैंने रेट मैकेनिज्म के बारे में, कितना रेट मैकेनिज्म लगा है, क्या हमारा फंड सेफ है, हाँ, क्यों अचानक ये बढ़ नहीं सकता, घट नहीं सकता। ये तो मैंने कल क्लियर किया था, कल की रिकॉर्डिंग भी है हम्म। एक थोड़ा सा उस पे बात कर लेते हैं फिर वापस। कि ट्रेजरी में आपका 56 करोड़ 68 लाख 98 हजार 233 डॉलर क्या कहते हैं रिजर्व है। रिजर्व में पेट्रोल की तरह का है, और एक एलजीएनएस एक डाई से बैक्ड है। तो अगर एलजीएनएस की प्राइस एक डाई तक पहुंचती है तो ये सारे पैसे, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कल मैंने आप लोग को मात्र 3.5 $3.5 मिलियन का मैंने आपको बाय दिखा था। यहाँ पास तो करोड़ों डॉलर है, इतने सारे के सारे ये क्या होंगे, डॉलर यूटिलाइज हो जाएंगे, मतलब ये ट्रेजरी बॉन्ड एक्टिवेट हो जाएगा ये वाला मेथड, और ये पूरी तरह से क्या कर लेगा, बाय कर लेगा, और जो आपका प्राइस है अगेन बूम कर जाएगा, और सारे के सारे टोकन जो बाय करेगा उसको बर्न कर देगा। और हमने अभी तक ये देखा है कि जो प्राइस है, अगर मैं डेक्स टूल पे भी जाऊं, तो आज तक प्राइस जो है आपका 8.84 से नीचे नहीं गया। अभी नीचे डाउन ट्रेड हुआ था कुछ समय पहले, लेकिन 9.2 9.3 से ही बाउंस बैक उस प्राइस ने मार लिया। तो कम्युनिटी ही इसको डाउन नहीं होने दे रही है। और फिर भी रेट कैलकुलेशन, अगर आप यहाँ पास जाके $2 पे भी रेट कैलकुलेशन करते हैं तो आपका तो कोई लॉस तो होता नहीं है। यहाँ पास ये तो हर लीडर बताता है, एक साल में 100 टोकन की संख्या हो गई 1126। अरे आप $2 पे भी रखेंगे ना तो भी आपका 2x हो जाएगा। आप $1 पे भी रखेंगे तो आपका मूलधन निकल जाएगा। और अगर आप में इतना भी धैर्य नहीं है, तो जो लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, भारत सरकार के नियम अनुरूप कि 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग वो फिर भी करते हैं, या चाहे वो फॉरेक्स में करते हैं, चाहे वो क्रिप्टो में करते हैं, चाहे स्टॉक में करते हैं, और वो उस चकाचौंध में जाके अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग करिए, ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं, ट्रेडिंग करना चाहिए, हम भी करते हैं, मैं ट्रेडिंग एक्सपर्ट भी हूँ। लेकिन अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए में से आप केवल 20% का ट्रेडिंग करिए, क्योंकि आपका नॉलेज नहीं है उसके ऊपर, आप फंडामेंटल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे कि चार्ट कैसे रीड करता है, कौन सा आप क्या कहते हैं इंडिकेटर्स लगाएंगे या क्या एल्गोरिदम आप फॉलो करेंगे, और आप अपना पैसा लॉस कर जाएंगे। और ये प्रूफ डेटा है कि 90% फंड लॉस होता है। तो केवल अपने 20% का ट्रेड करें, बाकी कंपाउंडिंग में लगाएं, अच्छे अच्छे इक्विटी में लगाएं, बिटकॉइन इथेरियम में लगाएं, शेयर के अच्छे अच्छे में लगाएं, और इस तरीके से आप चलें। अगर आप एक मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेंगे तो आपका हर जगह लॉस होगा, चाहे आप ओरिजिन में हो, चाहे आप क्या कहते हैं किसी में भी हो, स्टॉक में हो, फॉरेक्स में हो, क्रिप्टो में, हर जगह लॉस होगा। लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रेटेजी है तो आप अपने पैसे को लॉस होने से बचा लेंगे। तो रेट मैकेनिज्म ये था। अब एपीवाई को लेके देखिए, एपीवाई के बारे में मैंने क्या बताया था, एनुअल परसेंटेज यील्ड, ये काम कैसे करता है ये कई बार मैंने बताया है, लेकिन चलिए ये पुराने हो गए हैं। इसका बात भी ओरिजिन ने डीप में आपका यहाँ पास दिया हुआ है ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक्स में। देखिए हाउ दिस मैकेनिज्म क्रिएट एन इकोनॉमिक फ्लाई व्हील, यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो ये एपीवाई का मैकेनिज्म है। मैं सबको डिटेल में करूंगा बट अभी शॉर्ट में थोड़ा सा देखें। अगर सप्लाई बढ़ती है ओरिजिन एलजीएनएस टोकन की तो प्राइस घट जाएगा, ये साधारण गणित है। अगर प्राइस घटता है तो प्रीमियम लो हो जाता है, मतलब जो बॉन्ड वगैरह ये सब परचेस होते हैं इसमें उनके प्रीमियम लो हो जाते हैं। अगर लो प्रीमियम होगा तो लोग क्या करेंगे, सोचेंगे खरीद लेते हैं भैया, क्योंकि ये रिस्क फ्री वैल्यू आ गया, RV RFV हमारे पास जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो इससे प्राइस इंक्रीज होने की संभावना कर दी जाएगी। अब अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ओपन हो जाते हैं, और बॉन्ड में उनको डिस्काउंट मिलता है तो लोग बॉन्ड खरीदने लगते हैं। बॉन्ड जितना ज्यादा परचेस होगा, बॉन्ड का पैसा का बहुत बड़ा पोर्शन है ना आपका किस में जाता है, ट्रेजरी में जाता है। ट्रेजरी में जाएगा मतलब खजांची में जाएगा, मतलब प्रोटोकॉल उतना स्ट्रांग होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड परचेस होते हैं यह उतना ज्यादा हायर एपीवाई होगा। ये एक मैकेनिज्म, लेकिन ऐसे करके और मैकेनिज्म फिर उन्होंने बताया कि हायर एपीवाई होगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो लोग स्टेक करेंगे। गेम थ्योरी यहाँ पे लग जाएगी, जो 3 3 का स्टेक है यहाँ पे गेम थ्योरी लग जाएगा। गेम थ्योरी थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ, समझाया भी हूँ कई बार।
यहाँ पास वो गेम थ्योरी लग जाएगा। गेम थ्योरी लगेगा अगर, तो मोर डिमांड होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, और ये फ्लाई व्हील इस तरीके से चलता रहेगा। अगर ये जो ऐसा चलता है, इसी कारण से हमने देखा है कि यहाँ पास हमारे पास, मैं बोलता हूँ कि अगर ये जो प्राइस है ना, जो 12.79 समथिंग ये सब पे चल रहा है, अगर प्राइस $5, $6 और $7, 8.84 के नीचे गया नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ $5, $6 से लेके $15 के बीच भी खेलेगा ना, आप इसमें अपना मतलब एक अच्छा खासा क्या कहते हैं रिटर्न जनरेट कर लेंगे। जीवन स्तर आपका काफी बदल जाएगा। तो प्राइस को लेके इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये और जो कि आता है, जो कि स्वाभाविक बात है, तो धीरे धीरे जब जब डीप में स्टडी करेंगे तो आपको प्राइस को लेके कंफ्यूजन और डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट प्राइस से बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। छोटा सा चीज का कंपाउंड इंटरेस्ट, एक चावल का दाना 33 खाने तक पहुंचने तक पूरे राजा का साम्राज्य बन जाता है। और एक चावल का दाना मात्र, यहाँ पास एक टोकन की एक जो टोकन है आपका एलजीएनएस, वो टोकन भी आपका कुछ सालों में कई सीआर बना सकता है। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्टिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ यू कुड डिकोड द कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, देन आप स्वयं उत्तर प्राप्त कर लेंगे कि प्राइस मैकेनिज्म से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी लोगों के मन में आते हैं कुछ सिंपल तरह के डाउट कि सर ये शुरुआत में तो बहुत ज्यादा प्राइस पे था, यहाँ तक गया, उसके बाद फिर ग्राफ ये हुआ। तो देखिए, जब शुरुआत में कोई प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट को फेमस करने के लिए कई प्रमोटर्स आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाते हैं। तो पैसा अच्छा खासा लगाया गया और प्राइस को पंप किया गया, मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई। तो कुछ लोगों का पैसा अच्छा खासा यहाँ पास जिसने लगाया था, अब मान लेते हैं $4 पे लगाया था, प्राइस पहुंच गई एक ही दिन में $70 पे। तो उसका पैसा जिसने $4 पे खरीदा होगा, उसका तो मतलब आपका बोल सकते हैं कि 15-20 गुना हो गया। जिसने यहाँ पे बीच में यहाँ पास परचेस किया होगा, उसका 8 गुना हो गया होगा। तो ये लोग परचेस किए, फिर उसके बाद भी यहाँ पास नहीं रुके, प्रमोटर बोले कि नहीं, दिस इज द वेरी गुड प्रोजेक्ट। इन लोगों ने उसको ये डे का ये देखिए, मैंने डे का चार्ट ओपन किया है ना, तो मतलब एक एक दिन में प्राइस किस तरीके से मूव किया है, मैं वो चार्ट ओपन किया हूँ। तो फिर देखिए, ये पंप किया गया मतलब लिक्विडिटी डाला गया, प्रमोटर्स ने पैसा डाला। उसके बाद जिन लोगों का पैसा यहाँ पास गया, तो लोग तो अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं, लोग लालची भी हैं। तीसरे दिन उन्होंने डंप किया, चौथे दिन डंप हुआ, पांचवें दिन डंप हुआ। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट की ताकत के कारण कुछ लोग और आए, ये छोटे छोटे कैंडल बने, और यहाँ पास हमारे पास मतलब पैसा यहाँ पास इंक्रीज हुआ। और क्योंकि ये 4 दिन हो गया, किसी ने बड़ा पैसा लगाया होगा, तो कंपाउंडिंग भी आ रहा होगा। उस समय कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा आता था, तो लोगों ने यहाँ पास देखा होगा कि कंपाउंडिंग अच्छा है, तो पांचवें छठवें सातवें दिन डंप किया, फिर डंप किया। अब देखिए कि लोग इसमें सोचे होंगे कि यार तो जबरदस्त प्रोजेक्ट है, कंपाउंडिंग भी आ रहा है, ठीक है ले लेते हैं। धीरे धीरे करके लिया, प्राइस यहाँ तक पहुंचा। फिर उसके बाद जो लालची लोग हैं, या फिर जो भी आप समझिए, ये मैं ये शब्द उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन मार्केट में इस तरह के ग्रीडी लोग बहुत ज्यादा हैं। उन लोगों ने डंप मारना शुरू किया। चलिए डंप हुआ, लोग लोग डर गए कि ये प्रोजेक्ट तो खत्म हो जाएगा, ये अच्छा खासा डंप हो रहा है। उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद आप ये वॉल्यूम देखेंगे, ये जो नीचे वॉल्यूम जा रहा है, फिर उसके बाद छोटे छोटे ऑर्गेनिक बायर्स आने लगे, मतलब रिटेल्स आने लगे, जिनको मैं ऑर्गेनिक बायो टेक्निकल लैंग्वेज में बोलता हूँ, ये आने लगे। और इस प्रोजेक्ट का देखिए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। अब ये प्रोजेक्ट स्टेबल होना स्टार्ट हो गया, स्टेबल होना स्टार्ट हो गया, मतलब जो भी पंप एंड डंप का मैकेनिज्म था, पंप एंड डंप करने वाले लोग थे, वो लोग यहाँ से बाहर हो गए, वो उन लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। और उसके बाद ऑर्गेनिक बायर आ गए। ऑर्गेनिक बायर आने के बाद छोटे बड़े अमाउंट लगाने लगे, और जो हो सकता है प्रमोटर भी होंगे, वो भी सोचेंगे अरे यार ये प्रोजेक्ट तो अभी भी अच्छे से चल रहा है, थोड़ा सा पैसा और लगा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारे पास प्राइस इंक्रीज हुआ, ऑर्गेनिक बायर आए, वॉल्यूम लगातार इंक्रीज होता गया, और ये प्रोजेक्ट चलता गया। तो रेट का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग कि अब इसमें पंप एंड डंप उस स्तर पे इसलिए नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पास जो यहाँ पे सर बार बार मैं बोलता हूँ, जो लिक्विडिटी आप देख रहे हैं ना, ये 430.7 मिलियन, फिर आप ये जो मार्केट कैप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी लिक्विडिटी है कि सच में इसको कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ रहा है बाकी के कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट से, पंप एंड डंप से। पंप एंड डंप होगा, लोगों का विश्वास ऐसा बढ़ गया है कि ये फिर से क्या कहते हैं इंक्रीज हो जाएगा। अभी $9 पे जब रेट जाने लगा था, लोग सोचा अरे ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया भाई एकदम। बहुत सारे लोग निकाल लेते हैं पैसा। और जिन लोगों ने उस $9 पे खरीदा है,
उनका पैसा तो आज मेरे को लगता है 1 से 2 महीना में ही 1.5 से 2 गुना हो गया होगा। एम आई राइट रमेश सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पास। तो एपीवाई को लेके आप जो डाउट है, क्योंकि आप लोगों ने मैकेनिज्म ही नहीं पढ़ा है कि ये मैकेनिज्म कैसे करता है। ये एक मैकेनिज्म है, इसके बाद का मैकेनिज्म है द गेम थ्योरी, और द गेम थ्योरी के बाद का मैकेनिज्म है हाउ मच होल्डर्स। अब लोग अपने हिसाब से मैथमेटिक्स बना देते हैं। क्या बनाते हैं पता है? मैथमेटिक्स कि इतने होल्डर हैं तो इतने के हिसाब से इतना वॉल्यूम होना चाहिए। वो ये नहीं जान रहे हैं कि प्रतिदिन बर्न हो रहा है, प्रतिदिन क्या कहते हैं बफर एड्रेस पे है। वो अपने हिसाब से क्या मैकेनिज्म बनाते हैं कि इतने एलजीएनएस $4 पे इतने एलजीएनएस डिप्लॉय हुए थे, इतना करंट इंडेक्स है इसका, तो इतने आज हो जाने चाहिए। ये इतने हो जाने चाहिए तो इतने क्यों नहीं, इससे ज्यादा क्यों है। गणित को सोचते हैं कि बस 5वीं तक का ही गणित गणित है, उसके ऊपर तो गणित होता ही नहीं है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जिस दिन यहाँ पास, उदाहरण के लिए चलिए मैं स्टेक में आता हूँ, ये नहीं समझते हैं कि जिस समय $4 पे खरीदा गया होगा उस समय करंट इंडेक्स 1 था 2 था, उसके बाद कितने बर्न हुए होंगे, क्योंकि कोड तो पहले से ही डिप्लॉय है। कितने क्या कहते हैं टरबाइन में गए होंगे, कितने वेब स्पाइडर में गए होंगे, कितने वहां पास ऐसे पड़े हुए होंगे, कितने प्रोटोकॉल ने ट्रेजरी ने बाय किए होंगे। वो ये सब गणित नहीं देख रहे हैं, बस अपना 4 8 वाला गणित लगा देते हैं और उसके हिसाब से मार्केट को भी ये निगेटिव बताने का प्रयास करते हैं। मैं कोई पॉजिटिव नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपके सामने ओपन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि सीखा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, जिज्ञासा को शांत कैसे। अगर आप में जिज्ञासा है तो उसको ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता के साथ समझे ना। अगर आप मन में पहले से ही ये भाव बना लिए हैं कि ये नहीं, ये तो ऐसा ही होना चाहिए, सो यू ऑलरेडी हैव मेड सम काइंड ऑफ कंक्लूजन इन योर माइंड एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू वेरीफाई योर कंक्लूजन, यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट द एक्चुअल आंसर। सो एक्चुअल आंसर में एपीवाई बढ़ रहा है घट रहा है, करंट इंडेक्स इतना हो रहा है, तो एपीवाई बढ़ने के घटने के पीछे ये मैकेनिज्म लगा हुआ है फ्लाई व्हील। और फ्लाई व्हील के अलावा आपके पास ये गेम थ्योरी लगा है। मैं गेम थ्योरी फिर से समझाऊंगा आज। आज ये गेम थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा मैं, प्लेज क्या है, बॉन्ड क्या है, सेल क्या है, स्टेकिंग क्या है, 303 क्या है, 1,3 क्या है, समझाता हूं मैं थोड़ी देर में। तो लोग इस तरीके से जो अपने हिसाब से मैनिपुलेशन के साथ समझने का प्रयास करते हैं ना, तो उसके कारण वो अपना भी लॉस करते हैं और बाकी लोगों का भी लॉस करते हैं। तो इसको थोड़ा समझे। अब होल्डर्स की संख्या अगर ज्यादा होगी, जो कि अभी देख रहे हैं आप कि होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पास 1 मिनट, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ओ, ये होल्डर्स की संख्या आपके पास थोड़ी सी बढ़ रही है। कहाँ गया होल्डर्स? ये थोड़ा सा अभी, हाँ, 1.57 मिलियन होल्डर्स, मतलब लगभग 15,70,000 होल्डर्स हो गए हैं। ये हालांकि ब्लॉकचेन से देखेंगे तो ज्यादा सही होगा, कैसे देखना है किसी और दिन हम बता देंगे। तो ये डेटा अगर मान लेते हैं अभी सही है तो लगभग 16 लाख होल्डर्स हुए। तो जितने ज्यादा होल्डर्स होंगे तो एपीवाई का जो मैकेनिज्म होता है कि रिवॉर्ड इकोसिस्टम में लोगों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एपीवाई थोड़ी कम होती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एपीवाई कम होती भी है तो भी आज तक आपने 0.2 से नीचे जाते हुए देखा क्या? नहीं देखा है आपने 0.2 से नीचे जाते हुए। अगर मैं इस एपीवाई को, आ जाते हैं 0.2 ही कर देता हूँ, मान के चलिए 0.2 है लमसम, और मैं यहाँ पास 100 करता हूँ और यहाँ पास मैं 1 साल करता हूँ, 944। अरे 9 गुना हो रहा है टोकन की संख्या। आप लोग का दिमाग उमाग ठीक है थोड़ा? 5 साल में म्यूचुअल फंड में पैसा 2 गुना होता है क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा को 2 गुना होने में 10 साल लग जाता है। जब यहाँ पास एपीवाई अपने निचलिम स्तर पे होगी 0.2 पे, तो भी पैसा 7 से 8 से 9 गुना पैसा, मतलब टोकन हो रहा है। अब टोकन का प्राइस जो भी हो, मतलब आपका फंड तो भी 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। आप लोग मतलब कितना, मतलब आप लोग सोचने लगते हैं, मतलब ये तो वही वाला हिसाब है कि पहले हमारे पास कुछ नहीं था, हम क्या कहते हैं खेत में काम कर रहे थे या फिर हम जो भी चीज कर रहे थे, अब अचानक से पैसा आ गया तो हम अपने क्या कहते हैं आधार को ही भूल जाते हैं कि आधार क्या है। ये 7 से 8 गुना आपके पास टोकन हो जा रहे हैं साल भर के अंदर में। प्रोजेक्ट 5.5 बिलियन पे पहुंच गया है और आप बोलते हैं, आप सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत कम दे रहा है। तो जाइए उस तरह के प्रोजेक्ट में, जिस तरह के प्रोजेक्ट में बोलेंगे कि आपका 1% आ रहा है, 3% आ रहा है, 4% आ रहा है, और उसके बाद क्या होता है आपका वो प्रोजेक्ट 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद स्कैम करके भाग जाता है। तो जाइए ना रिटर्न के चक्कर में, रिटर्न के चक्कर में प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, लॉस करके आएंगे। वहां भी लॉस कराएंगे, यहाँ पे भी लॉस कराएंगे, सब जगह लॉस कराएंगे। क्यों? क्योंकि आप में धैर्य नहीं है, आप में चीजों को समझने की ललक नहीं है, इच्छा नहीं है। तो और आप रातों रात सोच रहे हैं अंबानी बन जाए।
एलन मस्क के वीडियोस देखिए, वे और भी लोगों के वीडियो देखिए, 7th क्लास से कोड कर रहा है, उसके बाद से सोच रहा है। स्पेस एक्स की जब कंपनी बनानी थी उसको, तो उसने क्या किया था, अपने घर को गिरवी रख दिया था, अकेले काम पे उठा हुआ सोचा था, और उसने एक कमिटमेंट किया है कि मैं अपनी क्या कहते हैं डेड बॉडी को पृथ्वी पे नहीं रहने दूंगा, मैं मरूंगा तो मंगल ग्रह पे ही मरूंगा। ये कॉन्फिडेंस है उस, तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जब उतना मेहनत होता है। और लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हम तो रातों रात एलन मस्क ही बन जाएंगे, जैसे कि एलन मस्क के पास तो इंजीनियर्स नहीं है, एलन मस्क के पास बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, इकोनॉमिस्ट नहीं है, कि जो उनको ये समझा नहीं पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा सोच को बढ़ाएं सर। देख रहे हैं यहाँ पर कितनी वैल्यू हो रही है। मैं बोल रहा हूँ इसको और आधा कर दें, इसको 4 गुना, इसको ना आधा कर दें, तो भी ये कितना हो रहा है, 4x हो रहा है। 4x एक साल में। मैं बोल रहा हूँ टोकन की प्राइस गिर भी जाएगी तो भी 2x होगा। 2x पैसा कम होता है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जहां पास इस तरीके से आ रहा है। आपको स्वयं सोचना है। आगे बढ़ते हैं रेट मैकेनिज्म के पे, गेम थ्योरी पे। मैं गेम थ्योरी कंटिन्यू करूं सर कि ज्यादा हो गया? नहीं, करिए कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। गेम थ्योरी को मैं फिर से समझा रहा हूँ। मेरे को एक एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है, किसान वाला। आप एक गांव में हैं, मान लेते हैं आप उस गांव में निवासी हैं, हम सभी उस गांव की पॉपुलेशन 1000 है। वहां पास 2 बड़े किसान हैं, और उन दोनों का ही क्या कहते हैं आपका जमीन भी है, ये सॉरी उनका ही दुकान भी है। उन दोनों ने क्या कहते हैं चावल उगाया, वो सबसे बड़ी मात्रा में चावल वहीं उगा। तो 100 बोरा चावल पहले किसान ए ने स्टेक किया, मतलब रखा अपने पास, और दूसरे किसान ने भी 100 बोरा रखा। दोनों किसान आपस में बात करते हैं, बोलते हैं इस साल पानी वगैरह काफी कम पड़ा है, अकाल की स्थिति थी, तो बहुत ज्यादा मेहनत लग गया है चावल ओवल को मतलब उगाने में। तो इस बार हम लोग का मेहनताना बहुत है, और जो सरकार का जो प्राइस है वो काफी कम है, और लोग उससे भी कम प्राइस देते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं सप्लाई को थोड़ा मेंटेन करेंगे, ताकि हमारा मेहनताना निकल सके। वट एवर द हार्ड वर्क वी हैव डन, वी मस्ट हैव टू गेट द रिवॉर्ड ऑफ दैट हार्ड वर्क। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि 50 बोरा किसान ए ने, 50 बोरा दूसरे किसान ने स्टेक कर दिया। तो सप्लाई 200 की होनी चाहिए थी, लेकिन सप्लाई कितने की होगी, 100 की होगी। तो अब लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोग तो 1000 हैं। अब जब लोग 1000 आ रहे हैं वहां पास, तो लोग जब परचेस करने जाएंगे तो सप्लाई कम हो गया। तो सप्लाई कम हो गया वहां पास, तो प्राइस क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पास आप देखिए ये मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो समझ सकते हैं, और जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं जाना है तो भी बहुत आसान है। और ये मान लेते हैं ये आपका रो है, और ये क्या है, ये नीचे वाला ऐसे वाला कॉलम है। रो एंड कॉलम मतलब पंक्ति और स्तंभ में इसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर पहला व्यक्ति, पहला किसान और दूसरा किसान दोनों स्टेक करते हैं, तो इसको 3,3 बोलते हैं। तो इसके कारण स्टेक कर रहे हैं। अब अगर वो स्टेक बॉन्ड में करते हैं तो और फायदा होता है। अगर दोनों स्टेक करते हैं तो इससे क्या होगा, सप्लाई मेंटेन रहेगी। ये और क्या कहते हैं रेट, और जो रेट छोड़िए, एपीवाई, रेट गलत में बोल दिया, एपीवाई, एपीवाई बढ़ती है। अगर उसमें एक व्यक्ति स्टेक करता है, दूसरा निकालता है, तो भी प्रोटोकॉल ठीक ठाक चलता है। मतलब आप समझिए क्या हुआ कि दूसरे किसान के पास उसके परिवार वाले कुछ जाते हैं हम और बोलते हैं कि हमने सुना है कि आप स्टेक करके रखे हैं 50 बोरा, इतना दिक्कत हो रहा है, बच्चा लोग को नहीं मिल रहा है खाने पीने के लिए, थोड़ा 2-3 गो बोरा हमको दे दीजिए अलग से। पहले वाले किसान को कहाँ पता चलेगा। तो उनकी बातों में आ जाता है और कुछ अपने बेच देता है। मतलब वो सप्लाई को थोड़ा सा क्या किया है, इंक्रीज कर दिया। तो चलिए उस थोड़ा सा पैसा उसको मिल गया। लेकिन ये बात किसको पता चल गया, किसान एक को पता चल गया। वो बोला कि आप ऐसे करेंगे तो हम भी करेंगे। तो दोनों के दोनों सेल करने लगते हैं। तो यहाँ पास क्या है कि एक व्यक्ति प्रॉपर स्टेक करे और एक व्यक्ति थोड़ा बहुत निकालते रहे, तो ये सेकंड वाला मैकेनिज्म होता है। अब क्या हुआ, तो मतलब एक किसान बेच रहा था, दूसरा अभी भी स्टेक कर रहा था। बाद में क्या हुआ, जब पता चल गया तो क्या हुआ कि दोनों बेचने लगे ये वाला। तो उस केस में प्रोजेक्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। अचानक से सप्लाई बढ़ जाएगी तो रेट डाउन हो जाएगा। और हमारे पास क्या कहते हैं प्रोटोकॉल कमजोर हो जाएगा। कोई एक बेचे, कोई एक सेल करे, तो भी प्रोटोकॉल में दिक्कत नहीं होगा। अगर क्या कहते हैं दोनों स्टे करेंगे तो प्रोटोकॉल मजबूत होगा। और ये फ्लाई व्हील तो मैंने आपको बताया ही। अब ये जो मैं आपको उदाहरण दिया उसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। इसको ओरिजिन ने पहले ही डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पास देखिए प्रिजनर डायलेमा ओरिजिन ने लिखा है, ये उसका व्हाइट पेपर है। इसको समझते हैं। यहाँ पास यहाँ तक क्लियर हुआ क्या रमेश सर? आगे बढ़ूं? यस सर, यस सर, आगे बढ़िए सर। अब प्रिजनर डायलेमा एक बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल फील्ड में। 2 चोर होते हैं। 2 चोर क्या कहते हैं, एक चोरी करते हैं और पकड़ा जाते हैं।
लेकिन पुलिस के पास एविडेंस नहीं है कि चोरी इन्हीं लोगों ने किया, बहुत ही कम एविडेंस है। तो दोनों चोर को वो लोग लेके आते हैं। उस चोर को यहाँ पास ना प्लेयर 1 प्लेयर 2 के हिसाब से बताया, आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको सब समझ आएगा। दोनों चोर ने पहले ही प्लानिंग किया हुआ था कि भाई अगर हम लोग पकड़ा जाएंगे ना तो तू कुछ नहीं बोलेगा, ना मैं बोलूंगा ना तू बोलेगा। जब हम दोनों कुछ नहीं बोलेंगे तो पुलिस के पास क्या कहते हैं सबूत नहीं होगा, और हम लोग कुछ समय के इंट्रोग्रेशन के बाद, 1 महीना 2 महीना के इंट्रोगेशन के बाद छूट जाएंगे, बच जाएंगे दोनों भाई बाहर। तो बोले ठीक है भाई। पकड़ा गया, पुलिस ने दोनों से बहुत पूछा, दोनों लोग बता ही नहीं रहे। पुलिस ने दिमाग लगाया, पुलिस ने बोला कि एक काम करते हैं, ये दोनों को अलग अलग कमरे में ले जाओ। पहले प्लेयर 1 को अलग कमरे में ले गया, दूसरे प्लेयर को भी अलग कमरे में ले गया। अब पहले प्लेयर को एक ऑफर दिया कि भाई, मतलब प्लेयर मतलब चोर को ऑफर दिया कि अगर आप बता देते हो तो तुमको छोड़ देंगे, उसको साल भर के लिए सजा हो जाएगी और तुम गवाह बन जाओ। और ये बात उसने बोल दिया, वो बोला ठीक है मैं सोचता हूँ। और यही ऑफर उसने दूसरे चोर को भी दे दिया कि तुम अगर बता देते हो कि चोरी कैसे कैसे किए थे, कहाँ कहाँ क्या है, माल कहाँ छुपाए हो, तो तुमको बचा देंगे, उसको छोड़ देंगे। बोला ठीक है। और दोनों को समय दे दिया। अब दोनों ने जो प्लानिंग किया हुआ था कि भाई हम दोनों को कुछ नहीं बोलना है तो हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन पहला वाला व्यक्ति के मन में चोर आ जाता है, बोलता है अगर मैं नहीं बोलूँ और वो बोल दिया तो, अगर वो बोल देगा तो मेरे लिए फंस जाएगा। वही पता चला पूरा माल लेके पार हो गया, बता भी दिया कि यही चोरी किया था पहला वाला, और पूरा माल लेके पार हो गया, और पुलिस को भी मूर्ख बना दिया। दूसरा वाला भी सोचेगा पहला वाला बोल दिया तो ये जो इनसिक्योरिटी है, ये डायलेमा है। डायलेमा मतलब असमंजस की स्थिति है, कंफ्यूजन है। तो उसी को बताया, अगर दोनों चोर नहीं बोलते, मतलब दोनों स्टेक करते, मतलब क्या हो जाता है 303, तो दोनों बाहर निकल जाते। दो में से कोई एक बोलेगा तो एक तो क्या कहते हैं जाने ही वाला है, एक 12 मंथ का गया और एक मान लेते हैं बच गया, तो प्रोटोकॉल चलेगा। लेकिन इन अगर दोनों ने क्या कहते हैं, और एक कंडीशन ये है कि दोनों ने बोला कि यहाँ चोरी किए थे, यहाँ पुलिस का काम आसान हो गया, तो दोनों के दोनों चले जाएंगे 1-1 साल के लिए, और पूरा का पूरा जो भी उन्होंने मेहनत से पैसा बनाया था, चोरी किया था, हालांकि वो गलत बात है लेकिन एक उदाहरण है क्योंकि इट्स अ गेम थ्योरी। तो वहां पास क्या होगा कि वो दोनों पकड़ा जाएंगे और पुलिस को रिकवर कर लेंगे। यही एग्जाम्पल किसान वाला मैंने आपको दिया कि अगर दोनों स्टिक करते तो प्रोटोकॉल मजबूत होता और एपीवाई बढ़ता है, और अगर वो बॉन्ड में परचेस होता है तो एपीवाई बढ़ता है। दो में से कोई एक स्टिक करता है, एक बेचता है, तो भी एपीवाई ठीक ठाक चलता है। उसके बाद तीसरा मैंने क्या बताया, मतलब दूसरा बताया कि दोनों में से कोई भी एक, मतलब पहला अगर स्टेक करे दूसरा बेचे तो भी एपीवाई ठीक ठाक रहेगा, दूसरा स्टेक करे पहला बेचे तो भी एपीवाई ठीक रहेगा। 3 मैकेनिज्म हो गया। चौथा मैकेनिज्म, दोनों बेच दिए, प्रोटोकॉल खत्म, ओरिजिन खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके ऊपर ओरिजिन ने कई मैकेनिज्म लगाए हैं। जैसे कि ट्रेजरी में उन्होंने अभी आपको दिखाया $54 करोड़ रखे हुए हैं, और वो लगातार बढ़ रहा है। जब आप डाई से परचेस करते हैं तो आपका कुछ पोर्शन ट्रेजरी में जाता है और वहीं से मिंट होकर निकलता है। दूसरा मैकेनिज्म उन्होंने क्या लगाया है, जो मैंने अभी आपको फ्लाई व्हील दिखाया। चौथा मैकेनिज्म क्या है, कम्युनिटी की ताकत। क्योंकि कम्युनिटी ये देख रही है कि हमको यहाँ से अच्छे खासे फायदे हो रहे हैं, धैर्य अगर हम रख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, तो फायदे हो रहे हैं, तो कम्युनिटी ही ज्यादा डाउन नहीं होने देती है। पांचवा मैकेनिज्म मैंने क्या बताया कि अगर डाउन होता भी है तो उन्होंने 0.2 से नीचे अभी तक जाने नहीं दिया है। इस तरह का मैथमेटिक्स बना के रखा हुआ है। तो 0.2 से नीचे नहीं जा रहा है, तो 0.2 पे मिनिमम भी लें तो भी आपको दिख रहा है 7 से 8 आठ मतलब एक्स क्या कहते हैं आपका टोकन की संख्या हो रहा है। कम है वो टोकन की संख्या। और अगर ये आपको कम लगता है तो फिर आप मेहनती नहीं है, आप में ग्रीड बहुत ज्यादा है। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत डीप में आपने इसे क्लियर किए हैं। देखिए साथियों, हम सभी का उद्देश्य, खासकर ग्रो टुगेदर टीम का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य यह है कि लोगों को सच में ओरिजिन और क्रिप्टो की जानकारी देना। सर एक और सवाल है कि जब हम डेक्स टूल में देखते हैं तो एक वॉलेट से बाय होता है। जब मैं अंबिकापुर में था तो हम हाई बाय देख रहे थे, तो आप बोल रहे थे ये नहीं है, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर, ये कौन खरीद देखिए, रहा है और क्या है? ये बहुत अच्छी चीज है। ये आपने एएमएम एक कॉन्सेप्ट होता है डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में। एएमएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक मार्केट मेकर, जो प्रोटोकॉल का ही पार्ट होता है। एक तरह से प्रोटोकॉल का पार्ट ये होता है कि अगर कोई वेल्स मतलब जिसके पास बहुत क्या कहते हैं पैसा है, वो क्या किए अचानक से, उदाहरण के लिए अब किसी भी एक एड्रेस के पास 1% से तो ज्यादा नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने क्या किया कि उसने फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 CR का एलजीएनएस टोकन बाय कर लिया। 6 मंथ बाद उसके एलजीएनएस टोकन की संख्या, मान लेते हैं प्राइस वही रहता है, 1 CR से 3 CR पे पहुंच गया। वो 3 CR पे पहुंच गया। अब वो 3 CR को पूरा मारेगा डंप। अब जैसे ही 3 CR डंप होगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी पूल से निकालेगा, तो इतना बड़ा कैंडल बनेगा कि लोग पैनिक कर जाएंगे, और लोग पैनिक कर जाएंगे तो मार्केट डाउन ट्रेड हो जाएगा।
तो इस मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए एक एएमएम होता है। एएमएम मतलब ऑटोमेटिक मार्केट मेकर। वो एक ऐसा एड्रेस होता है जो प्रोटोकॉल मतलब नियम से लिंक होता है, जिसके पास जो फंड का आदान प्रदान करता है रेट को वो और मार्केट को थोड़ा मेंटेन करने के लिए। वो 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि अब साफ साफ बात है, वो क्या करता है कि वो अपने आप से बाय करता है। वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, 3 साढ़े 3 करोड़ का बाय कर दिया, 1 करोड़ का बाय कर दिया, और जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो सेल कर दिया, मेंटेन करने का, ताकि एक एक साथ प्राइस बहुत तेजी से ना बढ़ जाए, एक साथ प्राइस बहुत तेजी से डाउन ना हो जाए। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक मार्केट मेकर। तो ये जो आप एड्रेस देखते हैं वो एएमएम की तरह ही काम करता है, लेकिन लोग उसको, मेरे पास वीडियोस भी कई लोग भेजे, क्योंकि अब बात वही होता है कि उसको समझने का प्रयास थोड़ा और डीप में करते, तो वो एड्रेस जो है एएमएम की तरफ है। मतलब वो बाय करता है और सेल करता है, ताकि रेट को पूरी तरह से एक बार में ना गिरने दे, पूरी तरह से एक बार में ना बढ़ने दे। और ये कॉन्सेप्ट भी ओरिजिन ने ही डेवलप किया, तो आप देखेंगे वो बहुत पहले का किया था। रिसर्च आप उस एड्रेस पे थोड़ा और तगड़ा कर लें, नहीं समझ आएगा तो पर्सनल प्रयास करें पूछने का। लेकिन समय मेरा बहुत कीमती रहता है, मतलब मेरे पास भी समय उतना नहीं रहता है। रमेश सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी टीम या बाकी टीम को बोलें कि आप अपने अपलाइन के माध्यम से मेरे पास आएं। एकदम मतलब मेरे घर वाले परेशान हो गए हैं कि दिन भर फोन पे रहा, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। सॉरी, माफी चाहूंगा बोलना आपसे, मैं 4 5 घंटा सो पा रहा हूँ, पागल हो जा रहा हूँ मैं, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए, ठीक है सर, वो एड्रेस दिखा सकते हैं क्या? जी दिखा रहा हूँ। मैं यही कहूंगा सब साथियों से कि डायरेक्ट शशि सर को कांटेक्ट ना करें। अगर आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो मे भी एक फीस जनरेट करें, क्योंकि फ्री में कोई टाइम नहीं देता। हाँ, आपको क्वेश्चन करना है तो हमारे जो ग्रो टुगेदर टीम के लीडर्स हैं उनके थ्रू आए, और हम बीच बीच में मीटिंग्स करते हैं, फिजिकल मीटिंग, वहां अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। और मैं आप सभी लोग को बता दूं, जो टेक्निकल हमारे सेशन में आते हैं उसको ग्रो टुगेदर टीम पे करती है। हम पेमेंट करते हैं तो उनका सर्विस लेते हैं, चाहे वो शशि सर ही क्यों ना हो। तो फ्री में सर्विसेज नहीं होती, और अननेसेसरी छोटी छोटी चीजों के लिए सर को कॉल ना करें, आप हमें कॉल करें, जरूरत पड़ेगा तो हम उनसे वेरीफाई करके आपको रिप्लाई करेंगे। व्हाट यू ये वो सर? एड्रेस है, ये हाँ। एड्रेस है, ये वो एड्रेस है आपका C4। आप इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लेंगे और उसके बाद फिर बताएंगे, नहीं समझ आएगा तो। ठीक है, साथियों, एड्रेस चेक कर लीजिए जो बाय चेक कर होता है। लीजिएगा आराम से, आप लोग इस पर रिसर्च करिएगा तुरंत, क्या कहते हैं इसके ऊपर। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन ये है कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था सर। किसी व्यक्ति ने कहा कि सर एलजीनेस की जो संख्या है ना, जी, वो अलग अलग जगह अलग अलग दिखाता है, ये डेक्सटूल में अलग दिखा रहा है, समझ पॉलीगॉन में गया अलग दिखा रहा है। हाँ सर। सर। ये प्रश्न का उत्तर मैंने कल भी भेजा था। लोग ना क्या कहते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं या फिर मेहनत कम करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ होती है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। और यही सब प्रश्न बार बार घूमते हैं। मैंने कल उनको दिखाया, स्क्रीन दिख रहा है आपके पास, मैं सीधे पॉलीगॉन पे जा रहा हूँ, एक हम्म। मिनट। ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। ये मैं पॉलीगॉन पे गया, पॉलीगॉन पे देखिए डेवलपर ऑप्शन है। डेवलपर में एपीआई है, एपीवाई इज अ डिफरेंट, एपीआई इज अ डिफरेंट। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब कि ये मैंने कल आप लोग को दिखाया था लिक्विडिटी पूल में जाके कि कैसे लाइव प्राइस वहां पास निकला था, मैंने दिखाया था, आप पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं। तो वहां पास जब मैंने आपको दिखाया था, तो एक्चुअली क्या होता है इस एपीवाई से, मतलब विद द हेल्प ऑफ कोड एंड प्रोग्रामिंग, ये सब जो टूल हैं थर्ड पार्टी, मतलब आपका आवे हो, चाहे आपका डेस्क क्लीनर हो, चाहे डेस्क टूल हो, ये अपने कोड लिखते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, और यहाँ से वो डेटा को ले जाते हैं। मतलब ये आप समझिए कि एक बड़ी सी टंकी है, उस टंकी से पूरे शहर में पानी सप्लाई हो रहा है। तो उस टंकी से लोग अपने अपने पाइप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो लोगों ने अपना अपना पाइप लगाया। अब किसी व्यक्ति का पाइप बहुत अच्छा है, एकदम स्मूथली पानी जा रहा है, किसी व्यक्ति का पाइप में कुछ समस्या आ गया तो स्मूथली पानी नहीं आ रहा है। तो जो पानी है वो स्ट्रीम ऑफ डेटा है। तो अगर स्ट्रीम ऑफ डेटा स्मूथली नहीं आ पा रहा है, मतलब कि डेटा सही से नहीं जा पा रहा है, तो वहाँ डेटा, यहाँ पर से सब जो चीजें अलग दिखती है वो अलग दिखेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, उनके कोड में कुछ समस्या, पाइपलाइन में समस्या। अब इसको लोग लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सही से चीजें देखने ब्लॉकचेन से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ब्लॉकचेन में भी देखना मतलब ये नहीं कि सर यहाँ पे सप्लाई है, दिखा रहे हैं वहां पे, वो किसकी सप्लाई है, वो सर्कुलेटिंग में कौन सी की सर्कुलेटिंग है, कौन से एड्रेस की है, उसको समझ के करना पड़ेगा, तब जाके मामला होगा।
तो वो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, पाइपलाइन का इशू है, और वो ओरिजिन का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओरिजिन को वो दिखा रहे हैं। यही चीज आपका कॉइन मार्केट कैप में भी होता है कि सर कॉइन मार्केट कैप में हमको कम दिख रहा है, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप ने पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के साथ किस तरीके से पाइपलाइन का मैकेनिज्म डेवलप किया है, ये कॉइन मार्केट कैप की समस्या, ओरिजिन की समस्या नहीं है वहां पास। तो इसलिए वहां पास ये अलग दिखाएगा, वो अलग दिखाएगा। और फिर कॉइन मार्केट कैप खुद भी एक सेंट्रलाइज बॉडी है। ये अब कॉइन मार्केट कैप फीस के ऊपर काम करती है, पहले नहीं काम करती थी, अब करती है कि मेरे में क्या कहते हैं, फीस आप दोगे तो मैं आपके प्रोजेक्ट को थोड़ा प्रमोट करूंगी, नहीं दोगे तो उतना प्रमोट नहीं करूंगी। और ओरिजिन डिसेंट्रलाइज बोलोगे हमारा प्रमोशन हमारी कम्युनिटी करती है, जो ग्रो टुगेदर करे हम करें, हम आपको जबरदस्ती का फीस क्यों दें भाई, वही फीस जो हम आपको दे रहे हैं उससे बेटर था कि वो फीस हम अपनी कम्युनिटी को दें। फिर भी 0.9% जो डेवलपर्स को जाता है प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में, हो सकता है उसमें से कुछ फीस इन्होंने लिया होगा, लेकिन उतना नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट ही हो गया ओरिजिन कि कॉइन मार्केट कैप को भी रजिस्टर करना पड़ा है। ये आपको क्या दिख रहा है, 93% लोग बुलिश हैं, ये इस प्रोजेक्ट की ताकत है जी। थैंक यू सर। सर सटीक को लेकर एक थोड़ा सा क्वेश्चन है कि सटीक में कई सारी चीजें ना क्रिटिकल या कुछ चीजें दिखाती है और सटीक का स्कोर नहीं दिखाता, ऐसा भी कई लोग का रिप्लाई रहता है, तो अभी सटीक दिखा में। हाँ, अभी थोड़ा दिखाता हूँ, बताइए सर। अभी सब चीज दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। ये मैं आपके सामने सटीक ओपन किया हूँ। फिर बात वही आ जाती है, लोग दो धन दो को चार समझते हैं, दो धन दो चार प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। उनको लग रहा है कि ये जो ये दिखा रहा है ना, ये 2 बार ऑडिट हो चुका है। लास्ट ऑडिट कब दिखा रहा है, द लास्ट ऑडिट वाज डिलीवर्ड ऑन 12/8/2025, अभी हाल फिलहाल में हुआ है, 2-3 महीना पहले। और यहाँ पे क्रिटिकल खत्म, कुछ है नहीं, मेजर खत्म, मीडियम में। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये क्या है, लॉजिकल इशू। लॉजिकल इशू का मतलब क्या है, लॉजिक मतलब कोड को कैसे लिखा गया है, ये सटीक ने बताया कि थोड़ी कुछ इशू हो सकते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि F-35 जो वर्ल्ड का सबसे तगड़ा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, आपको पता है ना कि अभी केरला के पास में 2 महीना तक क्या कहते हैं, जो यूके ने मतलब ब्रिटेन ने जो खरीदा था अमेरिका से, 2 महीना तक केरला के तट पे था। आप पड़ा हुआ था इंडियन एयरफोर्स के पास में, उसमें कुछ इशू आ गया था, अमेरिका से इंजीनियर्स आए, उसके बाद भी वो सॉल्व नहीं हो पाया, फिर उसको बाद में एयरलिफ्ट करके ले जाना पड़ा। उनको ये डर लग रहा था कि भारत इसकी टेक्नोलॉजी ना निकाल ले, और उतने 2 महीने तक पड़ा हुआ था। पहले तो फ्री में हुआ, लेकिन भारत सरकार बोले कि 2-2 3-3 महीने तक आप अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को यहाँ पास रखोगे तो हम उसका चार्जेस लेंगे। तो वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल और मोस्ट क्या कहते हैं एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, फाइटर एयरक्राफ्ट में इसलिए बार बार बोलता हूँ, फाइटर एयरक्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजी होती है, जो टरबाइन मैकेनिज्म होता है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। भारत अभी तक अपना प्रॉपर इंजन नहीं बना पाया है। आप ये समझिए कि एक इंजन बनाना फाइटर एयरक्राफ्ट की कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जबकि हमारे पास रॉकेट की इंजन है, बट वी डोंट हैव अ प्रॉपर इंजन ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट, वी आर वर्किंग। और हमारे पास उस इंजन का नाम है कावेरी, कावेरी इंजन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और कई बार होता है कि हम रसिया से हेल्प लेना चाह रहे हैं, यूएसए इस तरीके से करता है, भारत के इंजीनियर्स भी काफी प्रयास कर रहे हैं। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो इवोल्यूशन की ओर जाती है, मतलब धीरे धीरे चीजें होती हैं ही हैं। अब इसके कितने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो आने हैं, टेक्निकल चीजें हैं थोड़ी सी, तो लॉजिकल इशू बता रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लोग इसको छोड़ के चल देते हैं। तो जाइए ना ऐसे प्रोजेक्टों में, लोग ऐसे चल जाते हैं, ऐसे सोच के मार्केटाइज हो जाते हैं। यहाँ पर स्कोर दिखा रहा था 100 और स्कैम करके चले गए, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको स्कोर भी दिखाता हूँ। तो ये कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब लॉजिकल इशू क्या है, तो लोग लॉजिकल इशू को पढ़ने का प्रयास नहीं, लॉजिकल इशू बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ऐसा अगर मैं टेक्निकल या इंजीनियर बात करूं तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है लॉजिकल इशू। लॉजिक का सिंपल मतलब है कि आप एक्चुअली में एक काम को वो करने के लिए दो रास्ते हैं आपके पास, पहला रास्ता छोटा है, दूसरा रास्ता बड़ा है। तो आप छोटे रास्ते से जा सकते थे, आप बड़े रास्ते से क्यों गए, तो उसको लॉजिकली बोल सकता है कि आपको छोटे रास्ते से जाना था। लेकिन ओरिजिन ने ये सोच के रखा हुआ कि हम बड़े रास्ते से इसलिए जा रहे हैं, हम शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं कि कल को प्रोटोकॉल पे कोई दिक्कत ना हो। तो उसको लोग समझ लेते हैं ये प्रॉब्लम है। माइनर बता रहा है हमारे पास, ये भी लॉजिकल इश्यू। कोडिंग स्टाइल ये कुछ चीज नहीं है। अब मेरे कपड़े पहनने का ढंग कुछ अलग हो सकता है, किसी के कपड़े पहनने का ढंग कुछ अलग हो सकता है, तो कोडिंग स्टाइल अब ऐसे ऐसी चीज है, क्योंकि आप गहराई में उसको समझने का प्रयास नहीं करें, समझे ना, आपको टोटल चीज क्लियर हो जाएगा। कोई व्यक्ति पेट से सीख के थोड़ी आता है सर। और ऐसा थोड़ी है कि आपको इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा। अरे आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास क्या कहते हैं एआई के टूल है, हम जब पढ़ते थे तो कुछ नहीं था। आप एक एक चीज पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ता है। आप समय देना नहीं चाह रहे हैं,
तो आपकी अज्ञानता ही आपका लॉस कराता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी मनसा साफ नहीं है वो पढ़ेगा और अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करेगा और आपको प्रोजेक्ट से हटवा देगा। प्रोजेक्ट से हटवाने के बाद आपका लॉस हो जाएगा। आपके पास टोकन था, उसको आप बेच बाच के दूसरे में चले जाएंगे और बाद में जब आपका लॉस हो जाएगा वो व्यक्ति साइड हो जाएगा और आपको लगेगा मेरे एक इग्नोरेंस ने मेरा इतना बड़ा लॉस करा दिया। तो आप स्वयं पढ़ें, स्वयं सीखें, सही तरीके से सीखें, आपका लॉस बचेगा। आप स्कोर की बात कर रहे थे, ये क्या स्कोर है सर? 73.72, मतलब लोग पढ़े ही नहीं है, देखे ही नहीं है। सेकेंड ऑडिट हुआ ना, ये स्कोर है 73.72, 100 में। ये छोटा मोटा स्कोर नहीं, बहुत अच्छा स्कोर है। उसके बाद मैंने कल क्या बताया था कि इतने सारे अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने हैं। सॉफ्टवेयर में जब हम बनाते हैं तो अलग अलग मॉड्यूल पे काम करते हैं। जब मैं भी काम कर रहा था तो मैं एक मॉड्यूल पे था, कई सारे लोग थे अलग अलग मॉड्यूल पे काम करते हैं। उन सभी मॉड्यूल को वो एक साथ असेंबल किया जाता है, जैसे कि अलग अलग पार्ट आए असेंबल किए, तब वहां पास जो स्वरूप पकड़ता है। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट, तो अभी तो इसके कितने चीजें RWA, फिर स्टेबल कॉइन ए प्रॉपर, फिर अनुबी, फिर उसके बाद आपका GK सिंक वाला जीरो नोट, बहुत सारी चीज आने हैं। तो जब वो सब चीज आएगा, जब अनेबल होगा, जब सारी चीज, जब पूरा का पूरा चीज अनेबल हो जाएगा, तब यहाँ पास आपको अंडर इवोल्यूशन से आपको दिखा देगा कि स्कोर कितना है। इसलिए यहाँ पे स्कोर नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ पे स्कोर दिख रहा है। और सटीक के पूरे रिपोर्ट को अगर पढ़ना है, ये देखिए यहाँ पास ओपन करके रखा है मैंने, ये सब पूरे रिपोर्ट को पढ़ना है, ये देखिए स्कोर दिखा रहा है यहाँ पास। तो सटीक के रिपोर्ट को पढ़ना भी आसान चीज नहीं है। आप पहले सटीक को पढ़ने के लिए, क्योंकि सटीक के पास पता नहीं कितने टॉप लेवल के इंजीनियर्स की टीम होगी, मैं एक छोटा सा व्यक्ति समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरा हालत खराब हो जा रहा है। तो आपको और कितना मेहनत करना पड़ेगा, आप मेहनत करें। सटीक के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में मेरी भी को भी काफी तकलीफ होता है, तो फिर भी मैं प्रयास करते जा रहा हूँ। तो आप सोचेंगे कि बस ये अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं, इसी से मतलब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे कई डीप कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। अ, क्योंकि सटिक ने क्या बताया कि यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट जो है रिनाउंस्ड है, मतलब कि जो डेवलपर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो इसको मॉडिफाई उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। और इसके रिनाउंस कोड को निकालने के लिए ब्लॉकचेन में जो कोडिंग स्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से है, और वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से लिखी है, जो जो सटिक के इंजीनियर्स ने उसको समझा है, और सटिक ने एक स्कोर दिया हुआ है। तो पहले थोड़ा अच्छे से उसको समझें। अब ये अलर्ट पे आ जाएंगे, अलर्ट क्या है, तो थोड़ा सा नॉर्मल चीज देखें। अलर्ट क्या है, यहाँ पास तो 100% का स्कोर का कुछ एक प्रोजेक्ट था, मैंने कुछ दिन पहले देखा, 12 बिलियन के पे वो स्कैम करके चली गई। तो थोड़ा सा समझे, देखें। सटीक का स्कोर ज्यादा है, इसका ये अर्थ नहीं कि वो प्रोजेक्ट एकदम सही होगा, क्योंकि हो सकता है उस प्रोजेक्ट ने केवल एक दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया होगा, हाँ, डिप्लॉय किया होगा, और उसके बेसिस पे क्या किया इन्होंने, तो कोड वेरीफाई किया और स्कैम करके चले गए। तो केवल उसको पत्थर की लकीर ना समझ लें। जी सर, दिखा दिया थैंक मैंने, यू सर। प्रयास किया। शशि सर का सेशन, एक और सेशन हमारा रहेगा, और वो रहेगा अनुबी, और एक के ऊपर स्पेशल रहेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम अलाउ नहीं करता। आखिरी एक क्वेश्चन है सर, उससे पहले मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, क्या ग्रो टुगेदर टीम ने एक मुहिम पूरा हफ्ते भर के लिए डिजिटल टेक्निकल क्वेश्चन आंसर रखा है? ये अच्छा है कि बहुत अच्छा है? चैट में लिख के बताएं। क्या ऐसे सेशन हमारे इस पैनल में ओरिजिन के विषय में होनी चाहिए? तो आप यस लिख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन के जो क्रिएटर है उसकी इंजीनियरिंग के बारे में आपका क्या विचार है? मैंने तो अभी आप लोग को इतना बताया, मेरा हालत खराब हो जाता है सर इस लेवल की इंजीनियरिंग को समझने में। कि क्या गजब का टरबाइन मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप किया है। 24 घंटे 16 घंटे लॉक मैकेनिज्म के बाद ट्रेजरी बॉन्ड, फ्लाई व्हील, फिर और भी पता नहीं क्या क्या है। तभी तो इस तरह का प्रोजेक्ट आया, कम्युनिटी सिस्टम में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था। हाँ, मेरा एकदम मतलब सर फटने लगता है सर, जब मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। जिज्ञासा है इसलिए पढ़ता हूँ। तो गजब की इंजीनियरिंग है। होप सो ये प्रोजेक्ट इसी तरीके से चलते रहेगा, जो कि चलेगा ही, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जो स्टडी कर किया है और जो स्टडी कर पा रहा हूँ, आगे भी करते रहूँ, क्योंकि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस लगातार सीखते जा रहे हैं हम लोग, और सीखते जाएंगे। 100% मैं सही नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जो अभी तक सीखा, मेरे हिसाब से केवल मेरा है ये तर्क, क्योंकि मैं अभी तक आप सभी लोग को बोल रहा हूँ कि आप स्वयं से सीखें। पैसा आपका है, फंड आपका है, तो आप अपने विवेक का उपयोग करके पैसा लगाएं। मेरे हिसाब से, जैसे मैं जो अभी सीख रहा हूँ, गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट नेवर एंडिंग है। नेवर एंडिंग, चैट में लिख सकते हैं नेवर एंडिंग। तो सर हम आपसे यहीं तक का आज समय लिए हैं।
और भी आपका जी सेशन अभी सर, बाकी है, बहुत उसमें कॉल आ जुड़िए। रहे हैं सर मेरे ऑफ मतलब ड्यूटी वाले एरिया ऑफिस से, और मैं वहाँ का ओके कॉल ओके। नहीं उठाया हूँ। अमरदीप सर, मैं आपको टेंड ओवर करना चाहूंगा हमारे